सालू कूपर, सिल्वर हेयर, रेड आईज और लुक्स इतने किलर कि कोई भी देख के बोल दे डैम ही इज डेंजरस बट हॉट। वो कूपर फैमिली की सबसे पावरफुल शैडो था, लॉयल, स्किल्ड और कंप्लीटली अनब्रेकेबल। लेकिन फिर एक दिन फैमिली के नए हेड ने उसे सराउंडेड कर लिया नाइट्स के साथ और कोल्ड एक्सप्रेशन में अनाउंसमेंट कर दी, सलूल कूपर, तुमने हमारे एनिमीज से हाथ मिला लिया, तुम ट्रेटर हो और तुम्हारी सजा है डेथ। सलूल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक्सक्यूज मी, व्हाट? उसने अपनी पूरी लाइफ इस फैमिली के लिए दी थी, इतना टॉर्चर, इतनी मेहनत और बदले में ये बिट्रेयल। उसका दिमाग पूरा फ्यूज हो गया। बिना सोचे समझे उसने हेड को मारने के लिए चार्ज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने स्ट्राइक किया, थर्ड अ शार्प पेन, उसकी चेस्ट में एक तलवार घुस चुकी थी। खून धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, उसकी सांसें हैवी हो गईं। लेकिन मरने से पहले उसने एक कसम खाई, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं इन गद्दारों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अगला मोमेंट वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को 3 साल का बच्चा पाता है। पहले तो उसे लगा कि हेलुसिनेशन हो रही, लेकिन फिर स्प्लैश, एक मोटी गुस्सैल मेड ने उसके ऊपर पूरी बाल्टी पानी फेंक दी। उठो, कोई तुम्हें लेने आ रहा है, उसने गुस्से से कहा। सलूल ने उसे खाली एक्सप्रेशन से देखा, जो उसे और इरिटेट कर गया। ऐसे क्या देख रहे हो? और अगला ही सेकंड एक जोरदार स्लैप। लेकिन सलूल का ध्यान कहीं और था। उसने नीचे पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा और शॉक में रह गया। होली मैं सच में रिबॉर्न हो गया। अब एक ही बात क्लियर थी, रिवेंज टाइम। पिछली लाइफ में सलूल कूपर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कूपर फैमिली का सबसे खतरनाक शैडो था। बचपन से ही उसने क्रूर ट्रेनिंग झेली, अपने जैसे और शैडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फैमिली के लिए काम किया। उनका काम फैमिली के गंदे, डर्टी और सीक्रेटिव कामों को अंजाम देना। लेकिन इन सब के बदले उन्हें क्या मिलता? दौलत और ताकत। यही वजह थी कि शैडोज इस लेवल तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन सलूल सिर्फ एक शैडो नहीं था, वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड भी था। यानी उसे बचपन से ही बेइज्जती और बुलिंग का शिकार होना पड़ा। मगर उसने हार नहीं मानी। टैलेंट की कमी थी तो मेहनत दोगुनी कर दी। फैमिली के लिए उसने शहरों पर हमला किया, गिराए, तबाह किए, जीता और फिर विजेता बनकर लौटा। उसे लगा कि अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे अपनाया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट अलर्ट, उसे तो धोखा दे दिया। यही वो सीन था जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ब्लैक हेयर्ड फैमिली हेड एलन ने एक कड़वा सच सामने रखा। शैडोज की पूरी एग्जिस्टेंस एक झूठ। उसने शैडो ओथ नाम की एक गंदी ट्रिक यूज की थी। जो भी ताकत सलूल कूपर गेन करेगा वो डायरेक्ट फैमिली हेड को ट्रांसफर हो जाएगी और बदले में सलूल को सिर्फ हेल मोड दर्द और सिर फटने वाले इंजरीज मिलेंगे। लेकिन एलन की बेफिक्री वाली स्माइल देखकर उसकी आंखों में आग जल उठी। वो पूरी ताकत से दौड़ा लास्ट स्ट्राइक मारने के लिए, लेकिन वो उस कमीने के शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं कर पाया। लेकिन सलूल कूपर कोई आम इंसान नहीं था। उसने आखिरी वक्त पर अपनी सीखी हुई सबसे सीक्रेट टेक्निक यूज कर दी, रिवर्सल शैडो ओथ, और एक ही झटके में हेड की सारी चुराई हुई ताकत छीन ली। सलूल ने ठान लिया था कि इस बार वो अपनी पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करेगा। वो फिर से उसी जहन्नुम में नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही उसने रिवेंज के बारे में सोचना शुरू किया, उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। सीरियसली, स्टारवेशन मोड ऑन। तभी एक चूहा उसके सामने से भागा। सलूल की नजर उस पर टिक गई। प्रोटीन सोर्स अनलॉक। पिछले जन्म में बैटलफील्ड पर इंसानों से ज्यादा टेस्टी चूहे लगते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गूरमे डाइनिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करता, कुछ लोग रूइंस के अंदर घुस आए। चलो, मास्टर एलन तुम्हें बुला रहे हैं। सालूल ने घूर कर देखा। ओ, ये लोग मुझे उठाने आए हैं। कितनी शानदार सर्विस है। जवाब में उसने सीधा एक बंदे का हाथ काट लिया। दिस ब्रैट इज अ मॉन्स्टर। दूसरा आदमी पीछे हट गया, डर से कांपते हुए। सलूल ने एक सिनिस्टर स्माइल दी। टाइम फॉर रिवेंज। शैडो ओथ एक एंशिएंट ब्लड मैजिक था। ये स्पेल इतना अनफेयर था कि जो भी इसका शिकार बनता, वो अपनी सारी पावर्स अपने मास्टर को ट्रांसफर कर देता और खुद किसी भी हालत में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मास्टर को चोट लगती तो दर्द उसकी शैडो को होता। इतना खतरनाक जादू था कि 100 साल पहले ही इसे बैन करने के लिए ग्रिमवार्स जलाने का आदेश दिया गया था। लेकिन एलन कूपर को कौन रोक सकता था? एलन को जब पता चला कि उसके वेल ट्रेन्ड सबॉर्डिनेट्स एक mere बच्चे से हार गए, तो उसका दिमाग घूम गया। अ फ्रीकिंग किड बीट यू गाइस। गुस्से में उसने सलूल को पकड़कर बाकी बच्चों के साथ डंजन में फेंकने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन तभी उसकी माँ हीरा कूपर बीच में आ गई। ये बच्चा अकेला है, कोई इसे संभालने वाला नहीं था, इसलिए जिद्दी हो गया। पनिशमेंट की जगह इसे शैडो ओथ से बांध दो। सलूल ने अंदर से स्मर्क किया। ओहो, मुझे अपना गुलाम बनाने का प्लान बना रहे हो? क्यूट। सारे बच्चों को एक कप में होली वाटर दी गई और उन्हें टोस्ट करने के लिए कहा गया। फैमिली के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करो, एलन ने गर्व से कहा। सालूल ने फेक लॉयल्टी मोड ऑन कर लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के पानी पिया, और बाकी बच्चों ने भी। लेकिन अगले ही सेकंड सब जमीन पर गिर पड़े, बेहोश, सिवाय एलन के, जिसने अपने हाथ को प्रिक किया और खून की एक बूंद गिराई।
उसने शैडो ओथ एक्टिवेट कर दिया। अचानक पावर उसकी बॉडी में बहने लगी और उसने एक स्मग स्माइल दी। हा, पहली कोशिश में ही सफलता, आई एम अ जीनियस। लेकिन तभी उसके पैरों से स्ट्रेंथ गायब होने लगी। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। दबीरू, व्हाट द हेल। उसकी माँ ने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं था। माँ, मॉम, व्हाट्स हैपनिंग टू मी। लेकिन जवाब में कोई नहीं आया। पीछे से किसी ने स्लो क्लैप मारी। वाह एलन, तू सच में दिमाग से खाली है। हाँ। एलन ने कांपते हुए पीछे देखा। सलूल कूपर एक स्मग लुक के साथ खड़ा था, हाथ में तलवार ली। दिस इज इम्पॉसिबल। तुम अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए? एलन हकलाया। सलूल ने ग्रीन किया। क्योंकि मैंने रिवर्स शैडो ऑथ एक्टिवेट कर दिया, बेवकूफ। उसने जमीन पर तलवार घोंपी और एलन के दिल में पीर्सिंग पेन उठा। आह! पिछली जिंदगी में सलूल ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार अब सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, तुम भी दर्द फील करोगे एलन। बाहर हेरा कूपर को तुरंत खबर दी गई कि एलन बेहोश हो गया है। अटेंडेंट ने बताया कि उसने बस ज्यादा मैजिक यूज कर लिया और उसके दिल पर असर पड़ा। हेरा ने कोल्ड आवाज में कहा, जो भी साउंड प्रूफ स्पेल के दौरान लापरवाही कर रहा था, उसे पकड़कर भूखे कुत्तों के आगे फेंक दो। लेकिन एलन अब भी अंदर से परेशान था। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। हेरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम परिवार के मुखिया हो एलन, शैडोज तुम्हारे लिए मरने के लिए पैदा हुए हैं। एलन ने एक ईवल स्माइल दी। एग्जैक्टली, वो लोग सिर्फ कुर्बान होने के लिए बने हैं। सलूल, जो चुपचाप सब सुन रहा था, हल्के से हंसा। क्यूट, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि असली मास्टर अब कौन है। सालुल ने अपने पिछले जीवन में जो गलती की थी, वो उसे फिर से रिपीट नहीं करेगा। वो फिर से उस नरक में नहीं जाएगा। लेकिन उसे पता था कि अभी उसकी 3 साल की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो एलन और उसके लोगों से लड़ सके। इसलिए उसने तय किया कि वो फ्लेमिंग क्लिफ में ट्रेनिंग करेगा, कूपर फैमिली का एक टेस्टिंग ग्राउंड, जहां केवल सिलेक्टेड शेडोज ही ट्रेनिंग पाकर परिवार के लिए बलिदान बनने लायक बनते थे। ये टेस्ट प्रोमेथियस की कहानी से इंस्पायर्ड था, जिसने भूखे ईगल्स की चोटें सहकर मानवता के लिए फ्लेम चुराई थी। इसी तरह कूपर फैमिली छोटे बच्चों को फ्लेमिंग क्लिफ में फेंक देती थी और उन्हें आदेश दिया जाता था कि वो उस डेंजरस पाथ को पार करें। इस टेस्ट का एक ही रूल था, जब तक चोटी तक नहीं पहुंचते, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। पहले शैडो जिसने पीक पर पहुंचा, उसे ईगल ग्रिफिन का आशीर्वाद मिला और भी इस टेस्ट को आइनोस वॉकर सुपरवाइज कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन दिए गए थे कि वो किसी भी तरीके से जिंदा रहकर चोटी तक पहुंचे, और जो भागने की कोशिश करेगा उसकी मौत तय थी। आइनोस ने एक जोरदार सीटी बजाई। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चे पैनिक में स्लोप की तरफ भागने लगे, लेकिन सालुल कूपर काल्म एंड कंपोज्ड रहा। उसने स्लोप से जाने की जगह क्लिफ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये बच्चा पागल है क्या? एक आदमी हंसते हुए बोला। आइनोस वॉकर को भी मजा आ गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये कब तक टिकता है। ग्रिफिन ईगल अचानक प्रकट हुआ और कमजोर दिल वाले बच्चों को जिंदा खा गया। सलूल ने अपनी पास्ट लाइफ नॉलेज यूज करते हुए ग्रिफिन की तरफ देखा। उसे पता था कि ग्रिफिन का आशीर्वाद पाने का एक ही तरीका था, उसे टेम करना। सलूल ने अपना छोटा सोर्ड उठाया और ग्रिफिन की तरफ वार किया, लेकिन चोट सिर्फ ग्रेजिंग लेवल की थी। कोई खास असर नहीं पड़ा। डैम, ये काम नहीं करेगा। ग्रिफिन ने गुस्से में विंड ऑनर्ब्स फेंकनी शुरू कर दी। एक ऑनर्ब ने सलूल को पूरी ताकत से धक्का दिया और वो क्लिफ से गिरने ही वाला था, लेकिन वो आखिरी पल में चट्टान पकड़ने में कामयाब रहा। सलूल को याद आया कि जितना ग्रिफिन विंड एनर्जी रिलीज करता है, उतनी ही उसकी पावर बढ़ती है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल मैं ही कर लूं। उसने जानबूझकर खुद को विंड ऑनर्ब से टकराने दिया और उसकी फोर्स से केव तक खुद को प्रोपल कर लिया। इसी वक्त उसने शैडो ओथ एक्टिवेट किया और एलन की एनर्जी खुद में खींच ली। एलन अचानक जमीन पर गिर गया। सलूल बिना रुके केव के अंदर भागा, लेकिन ग्रिफिन भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। ग्रिफिन गुस्से में चिल्लाया, तू मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाला है? सलूल ने सिनिस्टर स्माइल दी और न्यूबॉर्न ग्रिफिन को पकड़ लिया। रिलैक्स डूड, मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा, बल्कि इसे ठीक कर सकता हूँ। ग्रिफिन शॉक में आ गया, क्योंकि न्यूबॉर्न ग्रिफिन की विंग्स टूटी हुई थी और वो उड़ नहीं सकता था। सलूल ने ईविल ग्रिन के साथ कहा, डील करोगे? तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। ग्रिफिन मान गया। बाहर के लोग सोच चुके थे कि ग्रिफिन ने सलूल को मार दिया है। उन्होंने खुशी खुशी एलन को जाकर गुड न्यूज दी। लेकिन तभी डिड यू मिस मी लूजर्स? सलूल ग्रिफिन की पीठ पर बैठकर हवा में मंडरा रहा था। व्हाट द? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ग्रिफिन ने उन्हें सीधा नरक का टिकट दे दिया। ग्रिफिन ने सलूल को द लैंड ऑफ स्टोन पहुंचाया। उनकी डील ये थी कि सलूल प्रोमीथियस की तलवार हासिल करेगा और बदले में मेडूसा का खून लेकर ग्रिफिन को देगा, जिससे किसी भी जख्म को ठीक किया जा सकता था। लेकिन सलूल की असली मंशा कुछ और थी। इस रेल्म में घुसते ही उन्होंने क्रीपी स्टैचूज देखी, जिनके शरीर तो थे, लेकिन आंखें और दांत शेड्स बिल्कुल ग्रीक पौराणिक कथाओं की 3 बहनों की तरह। अचानक वो सभी स्टैचूज जिंदा हो गईं और उन पर हमला कर दिया। ग्रिफिन ने अपनी एनर्जी से स्टैचूज तोड़नी चाहिए, लेकिन टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए
और एक विशाल दैत्य में बदल गए। ग्रिफिन टेंशन में आ गया। सलूल, सोड ढूंढने का टाइम नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। सलूल ने फेक वरिड फेस बनाया। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद वो वॉल के रुइंस पर लिखा हो। लेकिन सच में उसकी असली प्लानिंग रेल्म को पूरी तरह से तबाह करने की थी और एक सीक्रेट रास्ते से भाग जाने की। सलूल ने जितनी डिस्ट्रक्शन की थी वो उसके लिए काफी नहीं थी। वो वहीं रुक गया और ग्रिफिन की तरफ इशारा करके बोला, देखो ऊपर, उस आई को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी ये अटैक रुकेंगे। ग्रिफिन को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने रूइंस पर लिखा देखा और तुरंत उड़कर आई को निकाल दिया। जैसे ही आई हटा, अगली मरमेड पानी में बदल गई और पूरी तरह से गायब हो। सलूल ने एक स्मर्क के साथ कहा, यही तो वो आई है जिसे पर्सियस ने जी सिस्टर से चुराया था मेडुसा को ढूंढने के लिए। ग्रिफिन टेंशन में आ गया। लेकिन हमारी डील का क्या? रूइंस में मेडुसा के खून और सोड के बारे में क्या लिखा है? सलूल ने साइड की तरफ इशारा किया। वो रही तुम्हारी तलवार, वही तलवार जिससे पेर्सियस ने मेडुसा का सिर काटा था, जिससे 2 तरह का खून निकला था। रेड ब्लड, जो किसी भी जिंदा चीज को इंस्टेंटली खत्म कर सकता था। ग्रीन ब्लड, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। ग्रिफिन कुछ बोलता इससे पहले ही मेडुसा जाग गई। गॉड, इट्स अवेक! सलूल तुरंत भागने लगा। मेडुसा, लेकिन जैसे ही वो सीक्रेट टनल के पास पहुंचा, मेडुसा ने एक टेंटिकल फेंक कर उसका रास्ता रोक दिया। अबे यार, ये क्या टाइमिंग है? ग्रिफिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक छोटा सा प्यारा ग्रिफिन उसके सामने आया। सलूल का दिमाग घूम गया। वेट, तुम श्रिंक हो गए? छोटे ग्रिफिन ने कहा। बिल्कुल, मैं मेडुसा से नहीं लड़ सकता, मर जाऊंगा। सलूल ने अपना माथा पीट लिया। बढ़िया, अब मुझे एक मिनी चिकन नगेट के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन सलूल जानता था कि मेडुसा को हराने का एक तरीका था। मुझे शील्ड चाहिए। उसने नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का लेजेंडरी शील्ड रिट्रीव किया जो मेडुसा की गेज अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता। लेकिन फिर भी मेडुसा इतनी तगड़ी थी कि शील्ड से बचाव ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं था। फिर टनल भी कोलैप्स हो गई। बचा ही क्या है अब? सलूल के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था, वो तलवार। प्रॉब्लम, मैं 3 साल का बच्चा हूँ, लेकिन हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। अगर मरना ही है तो कम से कम ट्राई करके मरूंगा। उसने तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और डब्ल्यू क्या, इट्स सो लाइट। मेडुसा ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तभी उसे एक फ्लैशबैक आया। एलन ने भी इस तलवार को बड़ी आसानी से उठा लिया था। ओह, तो इसीलिए हीरा कूपर ने मेमोरी स्पेल से उसे अनकॉन्शियस रखा था और उसकी सारी टैलेंट और पावर्स छीनकर एलन को दे दी थी। अब उसकी असली ताकत वापस आ रही थी। सलूल की आंखें ग्लो करने लगी। उसके अंदर एक इमेंस एनर्जी दौड़ गई। गेम ओवर मेडुसा। एक झटके में उसने मेडुसा के टेंटिकल्स टुकड़े टुकड़े कर दिए। ग्रिफिन डिसबिलीफ में देख रहा था। व्हाट द ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? मेडुसा ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सलूल ने उसका खून एक बॉटल में भर लिया और फिर वो सिनिस्टर तरीके से मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। ग्रिफिन इस पूरी फाइट से इतना डर गया था कि वो बस जल्दी से भागना चाहता था। सलूल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तेरा दिमाग मेटल से बना है क्या? ग्रिफिन, हाँ। सलूल ग्रिफिन की पीठ पर चढ़ा और कहा, बस इस गुफा को तोड़कर बाहर ले चल। ग्रिफिन ने अपना सिर दीवार में मारा और पूरी गुफा कोलैप्स हो गई। ग्रिफिन को समझ आ गया कि सलूल कूपर पहले से ही पूरी गुफा को तोड़ने का प्लान बना चुका था। बाहर निकलने के बाद ग्रिफिन ने सलूल को एक ब्लेसिंग दी, एक ऐसा शरीर जो कभी भी घायल नहीं हो सकता। सलूल ने राहत की सांस ली। फैक्ट, अब इंजरीज एलन को ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेंगी। अब बारी थी बेबी ग्रिफिन को बचाने की। सलूल ने मेडुसा का ग्रीन ब्लड उसे पिलाया और उसकी टूटी हुई पंख सही हो गई। बेबी ग्रिफिन खुशी से उड़ने लगा। लेकिन सलूल को एक बात पता थी, अगर उसने जल्द ही किसी मास्टर को नहीं अपनाया तो वो वीक हो जाएगा। ग्रिफिन ने सोचा, बड़ी ग्रिफिन को भी एक स्किल्ड मास्टर ने ट्रेन किया था, तभी वो स्ट्रांग बनी थी। फिर अचानक ग्रिफिन के दिमाग में एक आइडिया आया। सलूल, क्या तुम मेरे बच्चे के मास्टर बनोगे? सलूल ने इविल स्मर्क दिया। तूने तो मेरी सोच से भी जल्दी सोच लिया। ग्रिफिन ने कहा, तुम एलन से भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। अगर तुम बेबी ग्रिफिन को ट्रेन करोगे तो वो लेजेंडरी बनेगा। सलूल ने फेक इनोसेंट बनते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ग्रिफिन ने पूछा, क्या? सलूल ने उसकी आंखों में देखा और स्मग लुक के साथ कहा, मुझे ब्लेड कूपर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो की जिससे कूपर फैमिली के सोर्ड स्पिरिट की वर्शिप होती है। हीरा कूपर अपने अटेंडेंट के साथ बैठी एलन की हालत पर चर्चा कर रही थी। तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं चला कि एलन बार बार अचानक बेहोश क्यों हो जाता है? अटेंडेंट ने उसे आश्वासन दिया, लेडी हेरा, चिंता मत कीजिए, एलन को शैडो ऑथ की प्रोटेक्शन मिली हुई है। छोटे शैडोज उसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं और उसकी इंजरीज भी ले रहे हैं। पर जैसा कि सैलुल कूपर ने एक्सपेक्ट किया था, हीरा कूपर को पूरा मामला अजीब लगा। सब कुछ शैडो सेरेमनी के बाद ही हो रहा था और ये कोई संयोग नहीं हो सकता था। फिर अटेंडेंट ने एक और शॉकिंग न्यूज दी। सलूल कूपर ने कंपटीशन में पहला स्थान लिया। उसने ग्रिफिन को टेम किया और उन सारे सुपरवाइजर्स को मार डाला जो टेस्ट ओवरसी कर रहे थे। हीरा कूपर शॉक में जम गई। क्या एक 3 साल के बच्चे ने यह सब कर दिया? हीरा ने तुरंत सलूल को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सलूल क्यूट कपड़ों में कमरे में आया। हीरा ने सीधा सवाल किया, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? सलूल ने एक मॉन्स्टर लाइक ऑरा के साथ ठंडे स्वर में जवाब दिया, फैमिली के लिए। वीक लोग किसी काम के नहीं होते
और अगर एक 3 साल के बच्चे से मारे जा सकते हैं तो उनका जिंदा रहना भी बेकार था। हीरा कूपर के चेहरे के एक्सप्रेशंस घृणा और क्रोध से भर गए, लेकिन सलूल कूपर को उसकी घृणित शक्ल देखकर मजा आ रहा था। पर गुस्से से भड़कने के बजाय हीरा ने अपने अटेंडेंट डग को आदेश दिया, सलूल को ईडन स्प्रिंग में विश्राम करने के लिए भेजो। सॉल ने झुककर फेक रिस्पेक्ट दिखाई और कहा, धन्यवाद मेरी लेडी। जैसे ही सॉल वे आंव से निकला, हीरा कूपर ने डग को आदेश दिया, जल्दी से डिप्रीवेशन मैजिक का रिसर्च तेज करो। मुझे इस बच्चे की सारी टैलेंट छीननी है, उससे पहले कि सोर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस सेरेमोनी में सच्चाई बाहर आ जाए। सॉल कूपर एडन स्प्रिंग पहुंचा और उसे ग्रिफिन की दी गई वार्निंग्स याद आईं। ग्रिफिन ने बताया था कि उसका मास्टर प्रतिबंधित जादू से अपनी आत्मा को एडन स्प्रिंग के नीचे सील कर चुका था। उसका लक्ष्य था कूपर परिवार को ए रैंक स्वॉर्डशिप पास करना। ग्रिफिन ने सॉल को एक की दी थी और उसे एक अंडरग्राउंड केव तक पहुंचने का रास्ता बताया था, पर एडन स्प्रिंग में कुछ तो गड़बड़ थी। ग्रिफिन ने पहले ही कहा था, इस जगह का मालिक ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे हराना आसान नहीं होगा। स्प्रिंग में 2 छोटे बच्चे सॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे, वही बच्चा ग्रिफिन को अकेले हराने वाला। डैम इम्प्रेसिव। लेकिन तभी 2 जेलस पूपर्स आ गए। जैसे हैरी पॉटर का ड्रेको मैल्फॉय था, वैसे ही सॉल के ये 2 इरिटेटिंग राइवल्स थे। उनमें से एक रैबिट टीथ वाला लड़का था, रिनाल ऑर्स, दूसरा उसका लॉयल साइडकिक। रिनाल ने सॉल को मॉक करते हुए कहा, तू एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है, तुझसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिनाल का ईगो हर्ट हो गया और उसने चिढ़कर कहा, तेरी मंकी लाइक टांगों के साथ तू पहले कैसे पहुंच गया? सॉल चिल मोड में खड़ा रहा। इससे और गुस्सा होकर रिनाल ने पंच मारा, लेकिन सॉल ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे ट्विस्ट किया जैसे कपड़े से पानी निचोड़ा जाता है। उसका लॉयल साइडकिक डर से पीछे हटा और तुरंत एक डैगर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, सॉल ने रिनाल को ही ह्यूमन शील्ड बना लिया। रिनाल दर्द से चिल्लाया और सीधा ईडन स्प्रिंग के अंदर गिर गया। स्प्रिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला था, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी सॉल ने देखा स्प्रिंग से एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकल रहा था। वेट अ सेकंड, ये तो प्योर ब्लड मैजिक की तरह लग रहा है। अब सब क्लियर हो गया। यही वो चीज थी जिसके बारे में ग्रिफिन ने वार्निंग दी थी। इंटरेस्टिंग, पर मैं नीचे बिना पानी छुए जाऊंगा, सॉल ने खुद से कहा। तभी सॉल ने एक जानी पहचानी आवाज नहीं भी सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी एक लड़की को उसके बाल पकड़कर घसीट रहा था। एंड्रिया। सॉल ने तुरंत दौड़ लगाई। वो आदमी एंड्रिया को बेरहमी से मारने वाला था, लेकिन सॉल ने तलवार निकाली और एक झटके में उस आदमी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे कोई ब्रेड काट। व्हाट द हेल? भीड़ हक्का बक्का रह गई। एंड्रिया ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सॉल को देखा, लेकिन डरने की बजाय उसने उसे चार्मिंग प्रिंस की तरह देखा। ओम जी सेव मी, सॉल ने सोचा, ये मुझसे डर रही है, और तुरंत माफी मांग ली। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया। लेकिन एंड्रिया ग्रेटफुल थी। उसने कहा, थैंक्स फॉर सेविंग मी। मेरा नाम एंड्रिया है, तुम्हारा? सॉल ने हल्की स्माइल दी। सॉल कूपर। सॉल को याद आया एंड्रिया उसकी पास्ट लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उन्होंने कई लड़ाइयां साथ लड़ी थी। उसकी टैलेंट उम्र के बाकी सभी लोगों से ज्यादा थी और शायद उन्हें एक दूसरे पर क्रश भी था। लेकिन अभी वो फिर से सॉल के मर्सिलेस दिल को फ्लटर कर रही थी। ओह दिस इज डेंजरस, उसने खुद को संभालते हुए कहा। फिर उसने बिजनेस मोड ऑन किया और पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं पानी छुए बिना स्प्रिंग के बॉटम तक पहुंच सकूं? एंड्रिया ने एक गहरी सांस ली और सॉल की ओर देखा। ईडन स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ है। सॉल ने आईब्राव उठाया। जैसा कि एंड्रिया ने बताया, ये स्प्रिंग इंजरीज को रिकवर कर सकता है, लेकिन एक बार जो इसका इस्तेमाल करता है वो फिर किसी और तरीके से हील नहीं हो सकता। सॉल का दिमाग तेजी से कनेक्शंस जोड़ने लगा। मतलब शैडोज को इस पर डिपेंड करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड्रिया ने सिर हिलाया। यही तो, कूपर फैमिली उन्हें फोर्सफुली डिपेंडेंट बना रही है ताकि वो हमेशा हेल्प मांगने पर मजबूर रहें। सॉल ने हल्की हंसी दी। हाउ पैथेटिक। एंड्रिया को उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें गहराई तक ले जाने का एक तरीका है, बिना पानी को छुए। एंड्रिया ने अपनी पाल्म खोली और एक स्पार्कलिंग एनर्जी चारों ओर फैला दी। ये है डक मैजिक, उसने प्राउडली कहा। सॉल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। एक्सक्यूज मी, डक मैजिक? एंड्रिया ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, डक्स पानी में जाते हैं, फिर भी उनके पंख गीले नहीं होते, सो आई नेम्ड इट डक मैजिक। सॉल का फेस पाल्म करना बनता था। इट्स लिटरली आइसोलेशन मैजिक। व्हाटएवर। एंड्रिया भड़क गई। बस काम कर रहा है तो ठीक है। तभी कुछ गार्ड्स अंदर घुसे। सॉल कूपर, तुम पर एक आदमी को मारने का इल्जाम है, चलो हमारे साथ। सॉल ने फेक इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया। ओ नो, मुझे पकड़ लो, मैं सो स्कर्ड। लेकिन फिर उसने एंड्रिया का हाथ पकड़ा और सीधा स्प्रिंग में छलांग लगा दी। स्प्रिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट थी जिसने उन्हें नीचे खींच लिया। सॉल, वापस चलते हैं, एंड्रिया ने पैनिक में कहा। लेकिन सॉल के हाथ से उसका हाथ फिसल गया और वो दोनों अलग हो गए। सॉल ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, स्प्रिंग के अंदर, जहां कोई डोर नहीं था। वेयर द हेल इज द की होल, उसने खुद से कहा। एंड्रिया ने अंदाजा लगाया, शायद हमें स्पिरिट समन करना पड़ेगा। वो अनश्योर थी, लेकिन उसने की को पकड़कर एक एंशिएंट रिचुअल चांट की। नीचे एक मैजिक सर्कल उभरा और तभी
प्लांट्स जिंदा हो गए और उन पर हमला कर दिया। सॉल ने एंड्रिया को खींचकर बचाया, लेकिन तभी एक प्लांट का मुंह खुला और वो एक पोर्टल निकला। एंड्रिया बेहोश हो गई। सॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उसे नीचे रखा और खुद पोर्टल के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने मरे हुए लोगों के ढेर देखे। डैम, आई न्यू इट वुड बी बैड बट दिस। और फिर वो आ गया, एक बहुत ही अजीब बहु आंखों वाला प्राणी। उसने सॉल की प्रेजेंस महसूस की और गुर्राया, एक और मेहमान, चलो देखते हैं ये कौन है। सॉल को इस जगह के बारे में सब पता था। स्प्रिंग ऊपर से तो हीलिंग प्लेस थी, लेकिन असली में यही वो जगह थी जहां कूपर परिवार की कॉन्क्यूबाइंस को सोर्ड स्पिरिट के लिए कुर्बान किया जाता था। उस प्राणी ने सॉल को सूंघा और तुरंत उसकी टैलेंट भांप ली। ओ, तुम एस रैंक टैलेंट वाले बच्चे हो। फिर वो हंसा, तुम एलन हो, है ना? सॉल का मन किया, भाई इंसल्ट मत कर। मॉन्स्टर ने उसे गौर से देखा। नहीं, तुम अलान नहीं लगते। कहीं तुम कोई इलेजिटिमेट बच्चा तो नहीं जो इनहेरिटेंस लेने आया है? हे, सॉल ने कोल्ड मुस्कान दी, मैं तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट लेने नहीं, तुम्हें मारने आया हूं। मॉन्स्टर का मुंह ट्विस्ट हुआ और उसने सॉल पर हमला कर दिया। सॉल ने तलवार से डिफेंस किया, लेकिन एक झटका सीधा उसके पेट पर। सॉल हवा में उछलकर क्रैश हो गया। मॉन्स्टर हैरान रह गया। इम्पॉसिबल, ग्रिफिन ने इसे ब्लेसिंग दे दी। सॉल ने खुद को संभाला। डैम, एक 3 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है। सॉल ने एक स्ट्रेंज टेक्निक इस्तेमाल की। नीचे एक प्लस साइन जैसी चीज उभरी और मॉन्स्टर वे ई फा मैजिक रिस्ट्रिक्टिव ब्लड फॉर्मेशन। सॉल ने एक स्मग लुक दिया। सही पहचाना, ये एंशिएंट ब्लड मैजिक टेक्निक थी जिससे एम्पायर ने इन मॉन्स्टर्स को रोकने का तरीका ढूंढा था। सॉल को सिर्फ उसका दिल निकालना था और इनहेरिटेंस फोर्सिबली रिसीव कर लेनी थी। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन तभी मॉन्स्टर आजाद हो गया। व्हाट, तू बस एसीटी कर रहा था? मॉन्स्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, बस खेल रहा था, पर अब खेलने का टाइम खत्म। तुम में टैलेंट और एबिलिटी तो है, पर इतनी नहीं कि मेरी टेक्निक इनहेरिट कर सको। उसने अपने आसपास ब्लड फॉर्म्ड स्पिरिट्स बुला ली। सॉल ने अपनी तलवार से उन्हें काउंटर किया, लेकिन मॉन्स्टर ने सिर्फ एक पोक से उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़ दी। सॉल को गले से पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी एनर्जी और मना ड्रेन हो रही है। तभी मॉन्स्टर को एक रियलाइजेशन हुआ, वेट, तुम्हारी ऑरा किसी कॉन्क्यूबाइन से मिलती है जिसे मैंने खा लिया था। वो गंदी हंसी हंसते हुए बोला, कहीं तुम उसके बेटे तो नहीं? सॉल की आंखें क्रोध से जल उठी। उसकी पूरी बॉडी में ऊर्जा दौड़ गई। मॉन्स्टर ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। सॉल अब सैल कूपर को अचानक एक फ्लैशबैक आया। वो एक बच्चा था, अपनी माँ के साथ खुशहाल बचपन जी रहा था। उसकी माँ उसे प्यार से गले लगाती, उसे कहानियां सुनाती, लेकिन फिर एक दिन वो उसे अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगे। तुझे तो तेरी माँ ने ही फेंक दिया। सैल कूपर रोते हुए चिल्लाया, नहीं, मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। फ्लैशबैक खत्म होते ही उसकी आंखों में आग सी जल उठी। उसने सीधे मॉन्स्टर की छाती में तलवार घोंप दी और गुस्से से कहा, तूने मेरी माँ को मारा था। मॉन्स्टर खून से लथपथ हो गया और दर्द से चीख उठा। असंभव, मॉन्स्टर हांफते हुए बोला, तुझे ब्लड फीस्ट टेक्निक कैसे आती है? ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने पूरी ताकत लगाकर सैल कूपर को पीछे धकेल दिया और हांफते हुए कहा, मुझे और औरतों की जरूरत है ताकि मैं अपनी शक्ति दोबारा हासिल कर सकूं। वो एक और कॉन्क्यूबाइन को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सैल कूपर ने खौफनाक नजरों से उसे घूरा और पूछा, तो बता, मेरी माँ स्वादिष्ट लगी? मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सैल कूपर ने उसके सिर के आर पार तलवार घोंप दी। जैसे ही मॉन्स्टर की जिंदगी खत्म होने वाली थी, सैल कूपर को अपनी माँ की एक झलक दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ! उसने तलवार वापस खींच ली। मॉन्स्टर ने मौका देखते ही मरने का नाटक किया और बाकी कॉन्क्यूबाइंस को खाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सैल कूपर ने तलवार उठाई और सीधे उसकी छाती में फिर से वार कर दिया। मॉन्स्टर ने दर्द से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मार, मैं तुझे अपनी सोर्ड टेक्निक दे सकता हूँ, तू मेरी शक्ति को और भी बढ़ा सकता है। सैल कूपर ने जेलसी से उसकी ओर देखा, तू इस काबिल नहीं है। और एक ही झटके में उसने मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े कर दिए। खून चारों ओर बिखर गया। अब सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस खुद सैल कूपर केश के शरीर पर इम्प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने खून के पडल में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका दिल भारी था। मैं एक मॉन्स्टर हूँ और ये सब मेरी किस्मत में था। लेकिन तभी एंड्रिया दौड़ती हुई वे आ पहुंची। सैल, वो शॉक में थी। सैल कूपर पूरा खून में नहाया हुआ था। ये क्या हाल बना रखा है? उसने चिंता से पूछा। सैल कूपर कुछ कहने ही वाला था कि एंड्रिया ने तुरंत अपनी हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया। मसासा ने जैसे टाइटन के खून में स्नान किया था, वैसे ही तूने कर लिया। लेकिन अब पिछले जन्म में एंड्रिया की मौत कॉन्क्यूबाइंस की तरह ही हुई थी। नहीं, मैं इस बार वो ट्रेजेडी रिपीट नहीं होने दूंगा। उसने उसे गले लगा लिया। एंड्रिया शॉक में थी, लेकिन उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। जल्द ही सोर्ड स्पिरिट के गायब होने की खबर कूपर फैमिली में आग की तरह फैल गई। ईडन स्प्रिंग की सभी गार्डियंस को मौत की सजा सुना दी गई।
एंड्रिया पर अब कोई भी नौकर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अब सबको पता था सैल कूपर के साथ दुश्मनी मत लेना। 4 साल बाद टेस्टिंग ग्राउंड्स पर एलन एक सोर्ड फाइट में अपने स्किल्स दिखा रहा था। ड्यूक आइजैक और ड्यूक लियोन दूर से देख रहे थे। एलन को एस रैंक टैलेंट मिला है, क्या ये सच में सही है? ड्यूक आइजैक ने सोचा। तभी दूसरी तरफ से जोर जोर की तालियां गूंज उठीं। सैल कूपर अकेले ही कई लड़कों को धूल चटा चुका था। इम्पॉसिबल, वे आम मौजूद लड़के आयरन सोर्ड अप्रेंटिस से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन सैल कूपर पहले ही सिल्वर सोर्ड गार्डियन के स्तर पर पहुंच चुका था। एलन ने गुस्से में तलवार उठाई और चिल्लाया, सैल मेरे साथ डुअल कर। एलन का दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, इस बार मैं इसे मार डालूंगा। सैल कूपर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। चल तेरी बेइज्जती कर दूं। एलन ने पहला वार किया। सैल कूपर ने बिना किसी एफर्ट के डॉज किया। वीक। सैल कूपर ने गौर से देखा, एलन में कोई टैलेंट नहीं था। उसकी तलवार भी मैजिक से आर्टिफिशियली एनहांस की गई थी। सैल कूपर ने एक ही वार में एलन की आंख पर हमला किया और उसे गिरा दिया। ड्यूक आइजैक ने जोर से हंसते हुए कहा, एलन को एस रैंक कहने वाले लोग मजाक कर रहे थे। ड्यूक लियोन को ये इंसल्ट लगा, लेकिन ड्यूक आइजैक ने कहा, रिलैक्स, मेरे छोटे भाई की शादी एलन से होने वाली है, तो मुझे चिंता हो रही थी। इसके बाद उसने जॉइंट ऑपरेशन की याद दिलाई, जो 10 दिनों बाद होने वाली थी। मिशन द ड्रैगन एग हंट। ड्यूक लियोन ने अपने नौकर से सैल कूपर की पूरी जानकारी निकाली। ये बच्चा मेरी एक मिस्ट्रेस का बेटा है, लेकिन किसका? ड्यूक लियोन ने सैल कूपर को अपने स्टडी रूम में बुलाया। सैल कूपर रिस्पेक्ट से झुका। ड्यूक लियोन ने अपनी आंखों से उसकी एनर्जी स्कैन की। यह बच्चा अपनी असली शक्ति छुपा रहा है, लेकिन वो बस एक बच्चा ही था। ड्यूक लियोन ने एक मिशन दिया, सैल कूपर को 10 लोगों की टीम का नेतृत्व करना होगा और आइजैक फैमिली के साथ मिलकर लॉस्ट क्रिस्टल सिटी से ड्रैगन एग लाना होगा। उसे एक तलवार दी गई, जिससे क्रिस्टल सिटी तक टेलीपोर्टेशन होगा। सैल कूपर ने तलवार पकड़ते ही सोचा, ये बूढ़ा मुझे वे यहाँ क्यों भेज रहा है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सैल कूपर ने तलवार ली और कहा, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। वे कूपर फैमिली के एक ग्रुप को लेकर निकला, जिसमें छोटी सी एंड्रिया भी थी। उसने उसे साथ ले लिया, बिना हेड ऑफिस फैमिली को बताए। जैसे ही वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, वे क्रिस्टल सिटी और ड्रैगन एग हारे का कोई निशान नहीं था। तभी आइजैक फैमिली की छोटी लड़की ग्लोरिया आइजैक हंसते हुए बोली, वाह, कूपर फैमिली की एलीट टीम को क्रिस्टल सिटी के बारे में कुछ नहीं पता। कितनी शर्म की बात है। वे आगे बढ़ी और खुद को परिचित कराया, लेकिन सैल कूपर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और एंड्रिया की ओर मुड़कर कहा, तुम लिटिल ग्रिफिन मुंह पर रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। वे आगे बढ़ गया, बिना एक बार भी ग्लोरिया की तरफ देखे। ग्लोरिया को यह बात इतनी चुभ गई कि वे गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे नजरअंदाज मत करो, उसने चिल्लाकर कहा। सैल कूपर ने एक कोल्ड नजर से उसे देखा और कहा, अगर हम दोनों ने एक साथ पोर्टल एक्टिवेट नहीं किया तो हमारी यात्रा बेकार हो जाएगी। वे उसे पहले ही अपनी पिछली जिंदगी में देख चुका था। इसने पहले ही बहुत परेशानी दी है, इसीलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ, उसने खुद से सोचा। लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण दोनों वेदी पर खड़े हुए और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो गई। अचानक एक चमचमाता क्रिस्टल सिटी उनके सामने प्रकट हुआ। क्या सच में इस जगह में ड्रैगन है? दोनों ने हैरानी से सोचा। आइजैक फैमिली के एक गार्ड के दिमाग में लालच का भूत सवार हो गया। कूपर फैमिली के नौकरों को खत्म कर दो और ड्रैगन एग को सिर्फ आइजैक फैमिली के पास रखो। उसने तलवार उठाई और हमला करने ही वाला था कि लाइट सेंटिनल्स प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। ये वे मूर्तियां थीं जो क्रिस्टल सिटी की रक्षा कर रही थी। ग्लोरिया तुरंत एक्शन में आई और उन मूर्तियों से लड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसकी पीठ पूरी तरह खुली रह गई। मूर्तियों ने उसी वक्त हमला कर दिया। पीछे से वार करने वाले बदमाश सैल कूपर आगे बढ़ा और पल भर में उन मूर्तियों को काट गिराया। शैडोज फॉर्मेशन बनाओ। सभी शैडोज ने बैंगनी रंग की जादुई शक्ति से अपनी तलवारें एक्टिवेट की और मूर्तियों को चारों ओर से घेर लिया। सैल कूपर ने आगे बढ़कर देखा कि लाइट सेंटिनल्स की शक्ति ज्यादा है या शैडोज की ताकत मिलाकर उसने एक ही वार में उन सभी सेंटिनल्स को ध्वस्त कर दिया। आइजैक फैमिली के लोग सैल कूपर से काफी प्रभावित हुए। ग्लोरिया भी थोड़ा सा शर्मा गई। क्या मैंने शर्माई नहीं, असंभव, उसने खुद से कहा। सैल कूपर का हाथ अचानक एक क्रिस्टल पर पड़ा और उसने उसकी सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली। एक पल में वे सिल्वर सोर्ड गार्डियन से गोल्ड सोर्ड मास्टर बन गया। उनके पास ही एक मीनार थी जिसमें क्रिस्टल आकार का एक छेद था। सैल कूपर ने वे क्रिस्टल उस छेद में फिट किया और अचानक पूरी धरती हिलने लगी। क्या यह जापान में भूकंप आ रहा है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अचानक वेदी नीचे जाने लगी और ड्रैगन एग तक जाने का सीक्रेट रास्ता खुल गया। वे सभी नीचे मीनार से उतरे और एक अजीब जगह पर पहुंचे, डिमोनिक ड्रैगन्स डेन। वे आज जमीन पर अनगिनत ड्रैगन एग्स पड़े थे। शैडोज और आइजैक फैमिली के लोग
अंधाधुंध ड्रैगन एग्स उठाने लगे, लेकिन सैल कूपर और ग्लोरिया शांत खड़े रहे। सैल कूपर बस देख रहा था कि कौन कौन ड्रैगन का भोजन बनने वाला है। अचानक डिमोनिक ड्रैगन जाग उठा, पूरा गुफा गर्जना से गूंज उठा। सभी लोग भागने लगे। सैल कूपर पीछे रहकर बाकियों को बचाने की कोशिश करने लगा थे, लेकिन तभी एक शैडो ने विश्वासघात किया। उसने टेलीपोर्टेशन वेदी एक्टिवेट कर दी और खुद अकेले वापस भाग गया। सैल कूपर को कोई शौक नहीं हुआ। मुझे पहले से ही पता था कि ड्यूक लियोन ने यह विश्वासघात योजना बनाई थी। उनके हिसाब से ड्रैगन एग सिर्फ कूपर फैमिली को मिलना चाहिए था। सैल कूपर ने ड्रैगन से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन ड्रैगन बहुत विशाल था। उसने सैल कूपर को जमीन पर पटक दिया। ड्रैगन ने आग उगलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी ग्लोरिया ने मूनलाइट शील्ड बनाकर खुद को और सैल कूपर को बचा लिया। अब हमला करो, लेकिन सैल कूपर हिला भी नहीं। ग्लोरिया को लगा कि वे इतनी बुरी तरह घायल हो गया है कि अब उठ नहीं सकता, इसलिए उसने सोर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट की और ड्रैगन के चारों ओर घूम घूम कर उसे वार करने लगी। सैल कूपर ने अब अपनी असली ताकत दिखाई। सोर्ड्समैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल, ब्लड शैडो स्लैश। इस स्किल ने उसे ड्रैगन के खून का इस्तेमाल करके अपने कई क्लोन्स बनाने की शक्ति दी। आइजैक फैमिली के लोग हैरान रह गए। ये तो फॉरबिडन टेक्निक है। ग्लोरिया भी शॉक में थी। इस टेक्निक को एम्पायर ने सिर्फ कूपर फैमिली को इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, वे भी दुश्मनों पर। लेकिन इसने इसे कैसे सीखा? तभी उसे एहसास हुआ कि सैल कूपर ने उसे बेवकूफ बनाया। उसने इंतजार किया कि मैं ड्रैगन का खून निकालूं और फिर उसने अपनी टेक्निक यूज कर ली। उसने गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुम बदमाश। सैल कूपर ने बस एक शरारती मुस्कान दी और ड्रैगन की ओर भागा। पिछले जन्म में मैं एक मोहरा था, लेकिन इस बार मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। एक ही वार में उसने ड्रैगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी लोग उत्साह में उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैल कूपर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको, कुछ गड़बड़ है। उसकी तलवार कांपने लगी। अचानक सोर्ड स्पिरिट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम्हें और खून और मांस चाहिए, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। सैल कूपर की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वे आगे बढ़ा। अब सबका खून पीने का समय आ गया है। लेकिन तभी एंड्रिया अचानक आई और अपनी शक्ति से उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद सैल कूपर को होश आया और उसने अपने पास एंड्रिया को बैठे देखा। तुम ठीक हो? एंड्रिया ने चिंता से पूछा। सैल कूपर ने सिर पकड़ते हुए जवाब दिया, मुझे क्या हुआ था? मैंने तुम्हारे अंदर से दानवीय शक्ति निकालने के लिए प्यूरिफिकेशन किया है। अब कुछ समय के लिए वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा, एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सैल कूपर ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड्रिया ने माहौल हल्का करने के लिए अपनी गोद से एक अंडा निकाला और दिखाया। ये आखिरी बचा हुआ डिमोनिक एग है। सैल कूपर ने उसे देखा, लेकिन कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। एंड्रिया ने उसे बताया कि उसने यह अंडा आइजैक फैमिली से छिपा लिया था। इसी बीच ग्लोरिया अपनी टीम के साथ, इस बीच उन्होंने उस गद्दार को पकड़ लिया था जिसने सभी को धोखा देने की कोशिश की थी। वे सैल कूपर के ठीक पीछे कैद किया गया था। तभी शैडोज, जिनमें वे खरगोश दांत वाला लड़का भी था, आगे बढ़े। सैल कूपर ने गौर से देखा, ये सब मुझ पर हमला करने आ रहे हैं ताकि ड्रैगन एग चुरा सकें, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे उस गद्दार पर तलवारें घोंप दी। इसके बाद वे सभी सैल कूपर के सामने झुक गए। हमसे जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी अवहेलना की, लेकिन अब हम अपने जीवन की शपथ लेते हैं कि आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो हम कब के मर चुके होते। सैल कूपर ने सबको घूरा और धीरे से कहा, अगर वफादारी निभाने का इरादा है तो उसे साबित करो। उसी समय ड्रैगन एग टूटने लगा। एक छोटा सा ड्रैगन अंडे से बाहर आया। डिमोनिक ड्रैगन्स केवल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपना मालिक स्वीकार करते थे। सैल कूपर ने हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम मुझे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करोगे? बेबी ड्रैगन ने उसे छूने दिया और उसका सिर झुका दिया। सैल कूपर के सपोर्टर्स ने खुश होकर कहा, बधाई हो, अब आपके पास एक ड्रैगन भी है। आज से एक नई सेना का जन्म हुआ है जो इस परिवार के खिलाफ खड़ी होगी। कूपर परिवार की हवेली में ड्यूक लियोन अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। वे एलन अपनी माँ के सामने किसी 5 साल के बच्चे की तरह जिद कर रहा था। माँ, मुझे हॉर्स राइडिंग देखने जाना है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, जाओगे, लेकिन तब जब तुम्हारे पिता का काम पूरा हो जाएगा। ड्यूक लियोन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, ये लड़का पूरे दिन मस्ती करता रहता है, इससे अच्छा तो वे हरामी बच्चा है। सैल कूपर ने सिर्फ ड्रैगन को मारा ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे को भी टेम कर लिया। हेर कूपर ने एलन को बचाते हुए कहा, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? अगर वे गया होता तो उसने भी ड्रैगन को मार दिया होता। वे एलन को लेकर कमरे से बाहर चली गई और हॉर्स राइडिंग देखने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपने नौकर से धीरे से पूछा, डिप्रीवेशन मैजिक पर रिसर्च कहाँ तक पहुंची? नौकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब तैयार है, अब बस हमें एक S रैंक टेस्ट सब्जेक्ट
इसकी जरूरत है। जैसे ही हमें यकीन हो जाएगा कि ये जादू काम करता है, हम इसे सैल कूपर पर इस्तेमाल कर देंगे। हेर कूपर के चेहरे पर एक टाइनी हंसी आई। बस कुछ समय और, फिर वे बच्चा खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत गए। सैल कूपर को लगातार एंड्रिया से प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट मिल रही थी। आखिरी बार प्यूरिफिकेशन करते हुए एंड्रिया ने कहा, अब तुम पूरी तरह प्योर हो गए हो। अब तुम पर मॉन्स्टरस पावर हावी नहीं होगी और तुम तलवार का इस्तेमाल बिना डर के कर सकते हो। सैल कूपर ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया। एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए, तुमने मुझे यह नया स्टाफ दिलाया। अचानक सैल कूपर को खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई दी। उसने खिड़की खोली, लेकिन वे कोई नहीं था। तभी खरगोश दांत वाला लड़का और उसका दोस्त दौड़ते हुए अंदर आए और रिपोर्ट दी। जैसा आपने कहा था, हमने हाउसकीपर का पीछा किया और पता चला कि वे ब्लैक मेजेस को इकट्ठा कर रहा है। उसने कहा कि उसे एक एस रैंक टैलेंट वाला व्यक्ति मिला है जिसमें हाई मैजिक कैपेसिटी है। सैल कूपर पहले से जानता था कि यह डिप्रीवेशन मैजिक रिचुअल था, लेकिन वे मुझे सीधे निशाना क्यों नहीं बना रहे बल्कि किसी और को तलाश रहे हैं। सैल कूपर ने दिमाग लगाया और तुरंत समझ गया कि अगला लक्ष्य एंड्रिया हो सकती है। 3 दिन बाद एंड्रिया गोदाम में सफाई कर रही, तभी डग अचानक आया और उसे पकड़कर उसके मुंह पर एनेस्थीसिया लगा दिया। वे बेहोश हो गई। उसे एक काले जादू के अनुष्ठान स्थल पर ले जाया गया जहां ब्लैक मेजेस इकट्ठा थे। उन्होंने डिप्रीवेशन मैजिक शुरू की। डग ने एक खंजर उठाया और मंत्र पढ़ते हुए कहा, जैसे ही उसके दिल का खून इस अनुष्ठान में शामिल होगा, उसकी शक्ति मेरी हो जाएगी। उसने खंजर को जोर से वार किया, लेकिन एंड्रिया गायब हो गई। वे डग के पीछे प्रकट हुई और कहा, मुझे कमजोर मत समझो। उसने अपनी जादुई शक्ति से डग को जंजीरों में जकड़ लिया। सैल ने मुझे पहले ही बताया था कि तुम्हें कब और कैसे हराना है। डग ने ब्लैक मेजेस को आदेश दिया, पकड़ो इसे। लेकिन तभी ड्रैगन और ग्रिफिन वे आ गए और उन सभी पर हमला कर दिया। सैल कूपर वे नायक की तरह प्रकट हुआ। उसने गुस्से से डग को देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड्रिया को नुकसान पहुंचाने की। डग ने डरते हुए सच उगल दिया, डिप्रीवेशन मैजिक सिर्फ एक ही व्यक्ति पर इस्तेमाल हो सकती है। अगर ये एंड्रिया पर सफल होती तो इसे सैल कूपर पर आजमाया जाता। डग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। सैल कूपर ने कोल्ड आवाज में कहा, जाकर अपने मालिक को बता देना कि डिप्रीवेशन मैजिक सफल रही और अब इसे मुझ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डग ने कांपते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सैल कूपर की जलती हुई आंखों ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एलन की असली सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। डग वापस गया और हेर कूपर से कहा, सेरेमोनी सफल रहा। समारोह वाली रात करीब थी और हेरा कूपर इतनी एक्साइटेड थी जैसे उसने अभी अभी अपना फेवरेट ऑनलाइन सेल जीत लिया हो। आखिरकार उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वे एलन को पूरे एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बना देगी। दूसरी तरफ एलन भी पूरी स्वैग में वे पहुंचा। उसने अपनी शाइनी स्किन और परफेक्ट जॉलाइन को फ्लेक्स किया, मानो वे किसी रॉयल फैशन शो में हो। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मंगेतर ग्लोरिया से पूछा कि क्या वे उसके साथ गार्डन में घूमना चाहेगी। बिना कोई वार्निंग दिए ग्लोरिया ने सीधा तलवार निकाल ली। उसने आंखें घुमाकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट रखना है तो पहले मुझे हराना सीखो। एलन का पूरा स्वैग 1 सेकंड में हवा हो गया। उसने घबराकर चिल्लाया, कोई है, इसे रोको। जैसे ही उसने हेल्प के लिए पुकारा, तभी उसका सो कॉल्ड हीरो सॉल कूपर फुल ड्रामेटिक एंट्री मारकर आ गया। उसने तलवार का वार रोका और एलन का मजाक उड़ाते हुए कहा, सीरियसली, अपनी फियांसे से बचने के लिए भी तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए? ग्लोरिया का पूरा एटीट्यूड 180 डिग्री टर्न ले गया। उसने अचानक सॉल का हाथ पकड़ लिया और एक्साइटमेंट से बोली, तुम आज मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, ओके? सॉल ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और सीधा मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ग्लोरिया ने क्यूट फेस बना लिया और कहा, ओ तुम्हें पता है, हर कोई मेरे साथ ट्रेन करने के लायक नहीं होता। एलन के चेहरे का कलर उड़ गया। उसकी फियांसे किसी और को इतना स्पेशल फील करवा रही थी। उसका दिमाग लिटरली ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो आज के लिए छोड़ दिया, शादी के बाद इसे ठीक कर लूंगा। जैसे ही एलन वे आन से गया, ग्लोरिया का रियल फेस सामने आ गया। उसने सॉल को वार्निंग दी, या तो तुम मेरे साथ ट्रेन करोगे या फिर मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। सॉल ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रेनिंग के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, उसे ड्यूक क्यू से मिलवाना होगा। ग्लोरिया ने थोड़ी ड्रामा के बाद फाइनली उसकी बात मान ली और सॉल को अपने भाई से मिलने का चांस दिलाया। सॉल ने ड्यूक क्यू के सामने प्रपोज किया कि वे एलन और ग्लोरिया की एंगेजमेंट कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे इसाक फैमिली की सबसे रेयर ट्रेजर द इल्यूजनरी टाइम बॉक्स चाहिए। अपने पिछले जीवन में ड्यूक क्यू कई बार
इस एंगेजमेंट को कैंसिल करवाना चाहता था क्योंकि उसे प्ले बॉय एलन से सख्त नफरत थी, लेकिन रॉयल फैमिली ने हमेशा उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। सॉल इसी लूप होल का फायदा उठाना चाहता था। ड्यूक क्यू ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और इतनी तेजी से सॉल के पास पहुंचा कि उसकी तलवार की नोक से उसका गाल कट गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये एंगेजमेंट रॉयल फैमिली ने अरेंज की है, तुम्हारे जैसे लोग इसे कैंसिल नहीं कर सकते। सॉल ने अपनी तलवार निकाली और फुल एटीट्यूड में कहा, अगर एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती तो ग्रूम को कैंसिल कर देते हैं। ड्यूक क्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी नजर सॉल की तलवार पर गई और उसका दिमाग रेस करने लगा। क्या ये वही बच्चा है जिसे एस रैंक टैलेंट मिला था? एक महीने बाद कूपर फैमिली के सारे ट्रबल मेकर्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। डव अपनी लेडी को बताता है कि सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, बस सॉल कूपर गायब है, इसलिए एलन उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है। वे तुरंत उसे जाकर मदद करने का आदेश देती है। एलन का कमिंग ऑफ एज समारोह होने वाला है और इसी बीच ड्यूक ह्यू से मिलता है और सवाल करता है कि वे यहाँ क्यों आया है, क्योंकि उसे तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। जुकू हंसते हुए जवाब देता है कि वे सिर्फ अपने ब्रदर इन लॉ के सेरेमनी को एंजॉय करने आया है, बस एक्साइटेड है। लेकिन असली गेम तो बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसे सॉल कूपर ऑब्जर्व कर रहा था। एक शैडो सॉल को इन्फॉर्म करता है कि सब लोग यहाँ आ चुके हैं और अब इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को एक्टिवेट करने का दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी एलन आता है और उसे अकेले खड़े देखकर उसे दबोच लेता है। साल कूपर को अंडरग्राउंड में कैद कर दिया जाता है। एलन भी वे आम मौजूद होता है और एक खंजर लेकर सॉल के सीने में घोंप देता है। वे हंसते हुए कहता है, अब तेरी तलवारबाजी की टैलेंट मेरी होगी। सॉल जमीन पर घायल पड़ा रहता है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। ये कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक नाइटमेयर था जो एंड्रिया ने देखा था। वे चिल्लाते हुए उठती हैं और सॉल का नाम पुकारती है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि सॉल कूपर की असली फ्यूचर प्रेडिक्शन। उसने अपने पावर ऑफ स्टार्स स्किल से यह सब देखा था, जो उसे पास्ट और फ्यूचर की झलक दिखाने में मदद करता है। वे तेजी से मेंशन की तरफ भागती हैं, यह सोचकर कि सॉल खतरे में है। मेंशन में पहुंचने के बाद वे देखती है कि सॉल एलन के साथ बैठा है और एलन उसे एक ग्लास वाइन ऑफर कर रहा है। एंड्रिया बिना समय गवाए अपना स्किल एक्टिवेट करती है और एलन को कुछ महीनों के लिए गहरी नींद में सुलाने का प्लान बनाती है। लेकिन तभी एरिक कूपर उसे नोटिस कर लेता है और अपने आदमियों को बिना आवाज किए उसे कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। एंड्रिया हैरान थी कि वे मैजिक कैसे यूज कर पा रही थी, जब डग ने खुद कहा था कि डिप्राइवेशन सेरेमनी सफल हो चुकी है। लेकिन वे ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय अपने असली मिशन पर फोकस करती हैं। सॉल वाइन का पहला सिप लेते ही बेहोश हो जाता है। एंड्रिया ने जो भी देखा था वे अब सच में हो रहा था। सॉल को जंजीरों से बांध दिया जाता है और एलन उसे बेरहमी से पीटने लगता है, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालते हुए। एरिक कूपर उसे रोकते हुए कहता है कि अपना समय बर्बाद मत कर और असली मकसद पर ध्यान दे। तभी डब उसे एक स्पेशल डैगर देता है जो सॉल की इनविंसिबल बॉडी को भेद सकता था। एलन खुशी से उछल पड़ा। उसने डैगर उठाया और सॉल कूपर को स्टैब कर दिया, यह सोचते हुए कि अब सारी ताकत उसकी होगी, वे असली हेरिटेज क्लेम कर पाएगा और अब कोई उससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सॉल अचानक जोर से हंस पड़ा। वे इतनी आसानी से बेहोश होने वाला नहीं था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और चारों तरफ का माहौल एकदम से बदल गया। अब वे मेंशन में नहीं थे, बल्कि बनक्वेट हॉल में थे। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था और सबने इस पूरे ड्रामे को लाइव देख लिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एलन इतना घटिया इंसान निकल सकता है, और जो भी एस रैंक टैलेंट की बातें फैली हुई थीं, वे सब झूठ थीं। एरिक कूपर हिल गया। ये कैसे हो सकता है? सॉल को पहले से कैसे पता था कि ये सब होने वाला है? लेकिन अब चिंता करने का समय नहीं था। अब बस एक ही रास्ता था, भीख मांगो और अपनी जान बचाओ। एलन और एरिक दोनों सफाई देने लगे कि सॉल सिर्फ उन्हें फंसा रहा है। लेकिन तभी ड्यूक ह्यू तालियां बजाने लगा। ड्यूक ह्यू की अम्यूजमेंट देखकर ड्यूक लियोन जो पास खड़ा था शर्म से पानी पानी हो गया। उसने सख्त लहजे में एलन का नाम पुकारा। हेरा ने एलन को बचाने की कोशिश की और खुद पर सारा ब्लेम लेने लगी, लेकिन ड्यूक ने उसकी एक न सुनी और एलन को इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि वह हवा में उड़ गया। सॉल यह देखकर इम्प्रेस हुआ, वाह, ये ड्यूक तो सच में रूथलेस निकला। लेकिन एलन को अब भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वे गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि सॉल तो सिर्फ एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे कुछ भी डिजर्व नहीं करता। हेरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ बोले, वे यहाँ खड़े मेहमानों के विस्पर्स ने उसे उसकी बेवकूफी का एहसास दिला दिया। ड्यूक लियोन की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने एलन की बहसबाजी से तंग आकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया
अब से मेरी संतानों के बीच सक्सेशन कॉन्टेस्ट होगा। ये सुनते ही ड्यूक लियोन के सारे वारिस जोश में आ गए। उनमें से कुछ के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। अब कंपटीशन के नाम पर सब पहले एलन को खत्म करना चाहते थे। ड्यूक ह्यू ये देखकर ठहाके मारकर हंस पड़ा। आखिरकार मैंने कूपर फैमिली की असली स्पिरिट देख ही ली। उसने झट से एलन और ग्लोरिया की एंगेजमेंट कैंसिल कर दी और बोला, मुझे अपनी बहन की शादी किसी वीकलिंग से नहीं करानी। ड्यूम को समझ आ गया कि इस पूरी गड़बड़ के पीछे इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का पावर था और सॉल का ड्यूक क्यू से कोई सीक्रेट कनेक्शन था। अगर ये सब बातें रॉयल फैमिली तक पहुंच गईं, तो कूपर फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब इससे पीछा छुड़ाने का सबसे सही तरीका यही था कि फिलहाल पीछे हटो और सही समय पर वार करो। ड्यूक लियोन ने विदाई के बहाने ड्यूक ह्यू से कहा कि वे किंग को सब कुछ समझा देगा, लेकिन फिर उसने सीधा सॉल की ओर देखा और तलवार निकाल ली। उसने तलवार की नोक सॉल के सीने पर टिका दी और ठंडे लहजे में कहा, तू हेयरशिप के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन अगर फैमिली की रेप्यूटेशन पर कोई आंच आई तो मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। सॉल ड्यूक की धमकी सुनकर जोर से हंस पड़ता है और सार्कास्टिकली कहता है, क्या सच में आपको लगता है कि मुझे इस हेयरशिप की परवाह है? फिर वे ड्यूक की चुनौती स्वीकार करता है और कहता है, अगर तुम मुझे खत्म करना ही चाहते हो तो अभी क्यों नहीं कर देते? सॉल की आंखों में जलती हुई चमक देखकर ड्यूक थोड़ा एंग्शियस हो जाता है और पीछे हट जाता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि वे सॉल से कुछ कहने वाले हैं या नहीं। ड्यूक जवाब देता है कि सॉल फैमिली के लिए बहुत उपयोगी है और देखना चाहता है कि वे भविष्य में क्या करने वाला है। लेकिन असली में ड्यूक के दिल में सॉल के लिए कुछ और ही चल रहा था। उसे सॉल कतई पसंद नहीं था। दूसरी ओर एलन के रूम में हेरा अपने सर्वेंट डग पर चिल्लाते हुए पूछती है कि सॉल को उनकी प्लानिंग की जानकारी कैसे मिली, लेकिन डग खुद भी कुछ नहीं जानता था। तभी एक और सर्वेंट जो एंड्रिया को कैद करके खड़ा था, हेरा से पूछता है कि उसका क्या करना है। हेरा गुस्से में कहती है, इसे डिमोनिक क्रीचर्स का फीड बना दो। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ती है, उसे याद आता है कि एंड्रिया ने पहले मैजिक यूज किया था। अब हेरा को समझ आने लगता है कि डिप्राइवेशन सेरेमनी या तो फेल हो चुकी है या शायद हुई ही नहीं थी। वे गुस्से में डग की तरफ देखती है और गंभीर लहजे में कहती है, अब जल्दी से टैलेंट दिखा जो तूने एंड्रिया से छीना था। डग हेरा के गुस्से से डर जाता है और एक्सक्यूजेस बनाने लगता है कि एंड्रिया का टैलेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे मास्टर करने के लिए कुछ और दिन चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेरा अपने दूसरे सर्वेंट्स को आदेश देती है कि डग को तुरंत वे ई मार दिया जाए। डग मिन्नतें करता रह जाता है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वे ई एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद हेरा बेधड़क एंड्रिया की तरफ बढ़ती है, उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, मुझे अपना टैलेंट दे दो। वे उसकी ताकत खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। उसकी त्वचा पर कोई बर्न मार्क्स नहीं आते। तब उसे सच्चाई समझ आती है। एंड्रिया एक आइस सोल बॉडी वाली लड़की है। जो लड़कियां आइस सोल बॉडी के साथ कमिंग ऑफ एज तक पहुंच जाती हैं, वे हॉटबिट बन सकती हैं, और जो पुरुष हॉटबिट लड़कियों को अपने पास रखते हैं, वे अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हेरा की नजरों में एंड्रिया की वैल्यू पूरी तरह बदल जाती है। सॉल यह सोचकर हैरान था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद फैमिली हेड अब भी एलन को हटाने के लिए तैयार नहीं था। क्या वजह है? उसने सोचा, क्या फैमिली हेड एलन की मां की बैकग्राउंड पावर से डरता है? हेरा भी कल रात एलन को कैसल में रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यों? सॉल को इसका कोई अंदाजा नहीं था। पर एक बात तय थी, वे तब तक इस महल को छोड़ने वाला नहीं था जब तक एलन को बुरी तरह सजा न दे दे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। सॉल सोचता है कि शायद एंड्रिया आई होगी और अंदर आने को कहता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वे हैरान रह जाता है। ड्यूक की बहन ग्लोरिया अंदर खड़ी थी। सॉल तुरंत सोचने लगता है कि अगर वे इसाक की फैमिली के साथ अपने रिश्ते सुधार ले तो वे एलन को सीधे खत्म कर सकता है। ग्लोरिया यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसने ड्यूक क्यू से सुना था कि आज वे इल्यूजनरी बॉक्स वापस करने वाला है। उसने सोचा कि आज फ्री है तो खुद ही देखने आ जाए। सॉल उससे सवाल करता है, कूपर फैमिली के लेवल की एक फैमिली के लिए सिर्फ इल्यूजरी पावर्स वाला बॉक्स बनाना इतना जरूरी क्यों था? सॉल की चिंता देखकर ग्लोरिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है और उसे बेसलेस बातें सुनाने लगती है, लेकिन सॉल उसकी बातें सुनकर उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है। ग्लोरिया अब और टाइम वेस्ट नहीं करती और अपने असली मकसद पर आ जाती है। वे कहती हैं, मैं तुमसे एक फाइट चाहती हूँ। दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े होते हैं। ग्लोरिया पहले अटैक करती है और अपनी तलवार सॉल की तरफ बढ़ाती है, लेकिन सॉल उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, यानी सॉल की जीत। अब सॉल ग्लोरिया से सवाल करता है, इल्यूजनरी बॉक्स का सीक्रेट क्या है? ग्लोरिया पहले ही सोच चुकी थी कि अगर वे हार गई
तो सीक्रेट बता देगी। वे बताती हैं कि यह सिर्फ एक लीजेंड है, कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। लीजेंड के अनुसार अगर कोई पावर ऑफ स्टार्स की रिकॉग्निशन हासिल कर ले और इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का मालिक बन जाए तो वे अपनी पूरी लाइफ को बलिदान देकर किसी को दोबारा जन्म दे सकता है। सॉल झटके में आ जाता है। तो इसका मतलब एंड्रिया ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि मैं दोबारा जन्म ले सकूं। अब उसे समझ आ गया था इस जिंदगी में उसे एंड्रिया का ख्याल रखना है और साथ ही अपना बदला पूरा करना है। लेकिन तभी सॉल के सर्वेंट्स भागते हुए अंदर आते हैं। वे एंड्रिया की कैद के बारे में बताते हैं। सॉल गुस्से से पूछता है, डिटेल्स बताओ। सर्वेंट्स बताते हैं कि पिछली रात किसी ने एंड्रिया को हेरा कूपर और उसके नौकरों के साथ जाते हुए देखा था। ग्लोरिया भी कहती है, आज सुबह मैंने सुना था कि एंड्रिया को यंग मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया है और जब वे बड़ी हो जाएगी तो वे उसकी मिस्ट्रेस बन जाएंगी। सॉल का गुस्सा फूट पड़ता है। अब उसे समझ आया कि यंग मास्टर जिससे लोग एंड्रिया के बारे में बात कर रहे थे वे मैं नहीं बल्कि एलन था। गुस्से में सॉल सीधा एलन के पास जाने के लिए दौड़ता है और उसके सर्वेंट्स भी उसके साथ पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन उसके चेहरे की नजरें बताती हैं कि वे सिर्फ बचाने नहीं बल्कि मारने जा रहा है। दूसरी ओर एलन भी गुस्से में बैठा था, अपनी बेइज्जती को याद कर रहा था। वे सॉल को हर हाल में तड़पाना चाहता था। उसका सर्वेंट उसे शांत कराने के लिए खाना ऑफर करता है लेकिन एलन गुस्से में खाना फेंक देता है। फिर उसका दूसरा सर्वेंट एक खतरनाक आइडिया देता है, तुम सॉल को एंड्रिया के जरिए तड़पा सकते हो क्योंकि वे उसे पसंद करता है। अब एलन का पूरा ध्यान एंड्रिया पर चला जाता है और वे खुश होता है यह सोचकर कि वे भविष्य में उसकी मिस्ट्रेस बनेगी। एंड्रिया खुद को असहाय महसूस करती है क्योंकि उसकी मैजिक चेन से सील कर दी गई है। वे प्रार्थना करती है कि सॉल उसे बचाने आए। एलन उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है और एक्साइटेड होकर सोचता है कि सॉल को कैसा लगेगा जब वे एंड्रिया को एक अपमानित गुलाम के रूप में देखेगा। वे अपनी हाथों को आगे बढ़ाता है ताकि एंड्रिया को छू सके। लेकिन तभी आरएमसी की हीरोइक एंट्री होती है। सॉल सीधा एलन के चेहरे पर घूंसा मारता है। फिर वे एक कदम आगे बढ़ता है और एलन को उसकी सबसे सेंसिटिव जगह पर किक करता है। लेकिन यहाँ वे रुकता नहीं। सॉल इतना गुस्से में है कि वे एलन को बार बार लात मारता है, उसकी कई हड्डियां तोड़ देता है। एलन दर्द में चीखता है और उसके सर्वेंट्स दौड़कर उसे बचाने आते हैं। इस बीच ग्लोरिया एंड्रिया की चेन खोलती है और उससे कहती है कि वे सॉल को रोक ले। लेकिन एंड्रिया सीधा सॉल के पीछे खड़ी हो जाती, यह जताने के लिए कि वे पूरी तरह से उसकी सुरक्षा में है। अब सॉल भी अपनी होश में वापस आता है। सर्वेंट्स एलन को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वे बुरी तरह घायल हो चुका है। तभी हेरा वे आ पहुंचती है। एलन की हालत देखकर वे गुस्से में सॉल पर चिल्लाती है, यही है तुम्हारा शुक्रिया उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें इस महल में जगह दी। सॉल उसकी बातें सुनकर बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है। हेरा डर के मारे पीछे हटती है। सॉल अपनी हथेली काटता है और एलन को ब्लड ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। आज से जब तक मेरा खून इस जमीन पर गिरता रहेगा एलन तुम्हें और एंड्रिया को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरा महल द्वंद्व स्थल पर इकट्ठा हो जाता है। सॉल अपनी तलवार के साथ खड़ा है जबकि एलन के पास कोई तलवार नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा शील्ड चमक रही है जो खतरनाक वाइब्स दे रही है। द्वंद्व आधिकारिक रूप से शुरू होता है। एलन अपनी शील्ड का उपयोग करता है और एक पैट्रिफिकेशन बीम स्टोन मैजिक सॉल की ओर फेंकता है, लेकिन सॉल डॉज कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे वे डांस कर रहा हो। सॉल को सीधा हिट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पैट्रिफिकेशन को डैमेज नहीं गिना जाता और वे इसे अपनी शैडो ऑथ से ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले उसे एलन की शील्ड तोड़नी होगी। एलन आत्मविश्वास से कहता है, तुमने तलवार ऑफ परमिस चुरा ली और मुझे मेडुसा की शील्ड मिल गई। यह एक विद्रोही और एक डेस्टिनी चाइल्ड के बीच की लड़ाई है। लेकिन सॉल की स्पीड इतनी तेज है कि वे सीधा एलन की शील्ड पर हमला करता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वे एलन को भी काट देता है, लेकिन एलन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब एलन भी गोल्डन स्टाफ मैच के रैंक तक पहुंच चुका है। अब एलन अपना दूसरा त्रुप का पत्ता खोलता है, ब्लैक मैजिक करप्शन। एक भयानक साया एलन के चारों ओर घिर जाता है। ड्यूक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह ब्लैक मैजिक है। इसे मास्टर करने के लिए हजारों मासूम लोगों की आत्माओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। ड्यूक तुरंत ड्यूक लियोन से स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन ड्यूक लियोन शांत बैठा हुआ सब देख रहा था। वे बस इतना कहता है, यह हमारा पारिवारिक रहस्य है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अब एलन अपनी कर्स्ड हड्डियों को सॉल की ओर भेजता है, लेकिन सॉल न पीछे हटता है न डॉज करता है, बल्कि सीधा अपनी तलवार से हड्डियों को काट देता है। एलन हैरान रह जाता है। फिर वे एक और हमला करता है, लेकिन सॉल को फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। अब सॉल का पावर पूरी तरह से अनलॉक हो चुका था। तुम्हारी काली ताकतों का मैं जानवर बनकर जवाब नहीं दूं। तभी सॉल का डेमोनिक ड्रैगन आसमान से दहाड़ता हुआ आता है। पूरे महल में एक सिहरन दौड़ जाती है। ड्यूक भी स्तब्ध रह जाता है। अगर कोई ड्रैगन अपनी भावनाओं को अपने मालिक के साथ संरेखित कर ले
तो वे अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ड्रैगन का रूप एक सिल्वर आर्मर में बदल जाता है और सॉल की शक्ति को बढ़ा देता है। एलन के चेहरे पर अब डर दिखने लगता है। वे मानने को तैयार नहीं होता कि कोई इंसान और ड्रैगन इस तरह दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वे एक और ब्लैक मैजिक अटैक भेजता है, कंकालों की एक पूरी लहर, लेकिन सॉल इसे भी काट देता है और एलन की ओर दौड़ता है। अब एलन अपनी स्टाफ से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉल उसकी एक बांह काट देता है। हेरा अपनी जगह से उठती है, डर और चिंता में, लेकिन ड्यूक उसे बैठने के लिए कहता है। शांत रहो, देखो क्या होता है। लेकिन सॉल अभी भी रुका नहीं है। वे एलन की कर्स्ड हड्डियों का सीना फाड़ देता है और उन्हें राख में बदल देता है। यह उसका बदला है जो एलन ने पिछले जीवन में उससे और उसकी छायाओं से किया था। सॉल सीधा एलन की ओर आखिरी हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हेरा बीच में कूद जाती है और एलन को बचा लेती। ड्यूक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आती है। तो यह है हेरा कूपर, एक एस रैंक मैज जिसने शादी के बाद जंग का मैदान कभी नहीं छुआ। सॉल को एक अफवाह याद आती है। कहा जाता है कि हेरा ने जादुई वस्तुओं का उपयोग करके एक पवित्र ढाल बनाई थी, लेकिन जब उसने पूर्व प्रमुख की हत्या की तो उसे एक भारी जादुई प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हेरा अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करती है। वे अपना होली स्पीयर निकालती है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई भाला लगता है। वे गुस्से में कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक दिन इतना बड़ा राक्षस बन जाओगे तो मैं तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देती। ड्यूक लियोन बीच में आता है और गर्जना करता है, अब बस करो। उसकी आवाज गूंजती है और वे अपनी मूव मैजिक रेस्ट्रेनिंग रिपल का उपयोग करता है। हेरा का भाला चकनाचूर हो जाता है और सॉल की ड्रैगन आर्मर बिखर जाती है। ड्यूक लियोन हेरा को आदेश देता है, अपने लोगों को ले जाओ और महल से निकल जाओ। हेरा विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। उसकी टीम भी महल छोड़ देती है, ड्यूक ह्यू के पीछे पीछे जैसे पालतू कुत्ते। ड्यूक ह्यू सॉल को अपने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सॉल इनकार कर देता है। मैं दो परिवारों के बीच युद्ध नहीं चाहता, सॉल कहता है, लेकिन हम एक समझौता कर सकते हैं। ड्यूक ह्यू दिलचस्पी से पूछता है, कैसा समझौता? सॉल बताता है, राजा गंभीर रूप से बीमार है और परिवारों के बीच युद्ध अब अपरिहार्य है। अगर मैं इंपीरियल एकेडमी में शामिल हो जाता हूँ तो तुम्हें राजधानी से खबर सबसे पहले मिलेगी। ड्यूक ह्यू उसकी रणनीति से है, मैं हिडन स्वॉर्ड सेंट क्रिसिस का प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहता हूँ। कहानी हमें क्रिस के पास ले जाती है, एक मध्यम आयु का, थोड़ा मोटा और नशे में धुत आदमी। कुछ दिनों बाद वे सेंट गॉर्डन सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। दूर से 3 विशाल टावर दिखाई देते हैं, शहर की सबसे मजबूत रक्षा दीवारें। ड्यूक ह्यू सावधान करता है, अकादमी के बाहर संभल कर रहना, यहाँ भरे पड़े हैं अमीरजादे। लेकिन सॉल उसकी लंबी लंबी बातें सुनकर बोर हो जाता है और सोचता है, मुझे इस ग्रुप से जल्दी छुटकारा पाना होगा। ड्यूक ह्यू आगे कहता है, मैं एकेडमी में तुम्हारे दाखिले की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन एंड्रिया को कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। वे तुम्हारी मेड बनकर दाखिल होगी, क्योंकि यही एक कानूनी तरीका है जिससे तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। सॉल को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वे मौके का फायदा उठाता है और आगे बढ़ जाता है। बैंडिट्स से मैं खुद निपट लूंगा। वे अकेले जंगल की गहराइयों में कूद जाता है। सॉल एक बैंडिट ठिकाने तक पहुंचता है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है। वे एंजेला नाम की एक लड़की को जानता था जो क्रिस की बेटी थी। वे समय की गणना करता है और अंदाजा लगाता है कि वे अब लगभग 7 साल की होगी और इसी ठिकाने में कैद होगी। अगर सॉल उसे बचा लेता है तो शायद वे क्रिस का शिष्य बनने का मौका पा सकता है। सॉल अपने ड्रैगन के साथ फिर से पावर रेंजर स्टाइल में बदल जाता है और बिजली की तेजी से बैंडिट ठिकाने पर हमला कर देता है। पहली इनहेरिटेंस स्किल साइलेंट ब्लेड। सॉल बिना किसी को नोटिस कराए बैंडिट्स की गर्दन काट देता है। दूसरी इनहेरिटेंस स्किल ब्लड सरपेंट। एक जलती हुई सांप जैसी लपटें उसकी तलवार से निकलती हैं और बैंडिट्स को चीथड़े चीथड़े कर देती। अब बैंडिट्स का मजबूत बॉस प्रकट होता है। वे हमला करता है, लेकिन सॉल बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब मेरी तीसरी स्किल की बारी। सॉल अपने खून से ब्लड क्लोन्स बनाता है जो एक साथ बैंडिट्स पर हमला कर देते हैं। अब सब खत्म हो चुका था। तभी एक छोटा ग्रिफिन उड़ता हुआ आता है और सॉल को एक गुफा तक ले जाता है। सॉल गुफा में नीचे उतरता है। वे यहाँ एक छोटी लड़की अकेली बैठी थी। वे पूछती हैं, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? सॉल बेवकूफी से जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचाने आया हूँ, लेकिन बदले में मुझे तलवारबाजी सीखनी है। एंजेला उसकी नीयत पहचान सकती थी। वे तुरंत उस पर भरोसा कर लेती है और साथ चलने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलते हैं, एक 5 मीटर लंबा कंकाल उनके सामने आ जाता है। सॉल तुरंत एंजेला को भगाने के लिए कहता, वह अपने पावर रेंजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ड्रैगन बुलाता है
और तेजी से स्केलेटन की तरफ बढ़ता है। हालांकि स्केलेटन पूरी तरह हड्डियों का बना है, लेकिन उसके बड़े हाथ स्टील जैसे मजबूत दिखते हैं। यह स्केलेटन सेल के लिए भी संभालना मुश्किल है। जब वह स्केलेटन को रोक रहा होता है, एंजेला इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। लेकिन सैल के पास अभी एक और मूव बचा है जिसे वह टेस्ट करना चाहता है। वह जल्दी से अपना ड्रैगन आर्मर रिलीज करता है। जबरदस्ती ड्रैगन आर्मर छोड़ने से बची हुई मैजिक तुरंत फट जाती है और एक जबरदस्त शॉक वेव बनाती है। इससे स्केलेटन के चारों ओर की डार्क ऑरा खत्म हो जाती है। सैल को अब यकीन हो जाता है कि वह इस हड्डियों के ढांचे को हरा सकता है और एंजेला को बचा सकता है। लेकिन स्केलेटन उसकी चाल समझ जाता है और तेजी से एंजेला के पीछे भागता है। लेकिन कंकाल एक जहरीली ऊर्जा छोड़ता है जो सीधा एंजेला की तरफ बढ़ती है। तभी मिनी ग्रिफिन उसे बचा लेता है, लेकिन ग्रिफिन उसकी भारी वजन सहन नहीं कर पाता और गलती से उसे प्रिंस एल कूपर की बाहों में गिरा देता। अब सॉल को एहसास होता है कि गेट पर एक जादुई मुहर बनी हुई है। अगर मुझे बच निकलना है तो सबसे पहले इस जादुई मुहर को तोड़ना होगा। लेकिन कंकाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वे डार्क मैजिक बुलेट्स फेंकता है, जिससे सॉल को मैजिक एरे का विश्लेषण करने और उसके कोर को खोजने का समय ही नहीं मिलता। तभी एंजेला उससे एक सवाल पूछती है, तुम जिस कोर की बात कर रहे हो, क्या वे किसी ऐसी जगह हो सकती हैं जहां किसी को जाने की अनुमति ना हो? सॉल तुरंत जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। एंजेला याद करती है, जब उन्होंने मुझे कुछ देर के लिए बाहर निकाला था तो उन्होंने मुझे कुछ खास जगहों पर जाने नहीं दिया था। वे एक शेड की तरफ इशारा करती है। वो जगह उनमें से एक थी। सॉल को अब और देर नहीं करनी थी। वे तुरंत आग की ओर दौड़ पड़ता है। पीछे से कंकाल भी उनका पीछा करता है, लेकिन अपनी भारी भरकम डेड बॉडी के कारण उसकी चाल बहुत धीमी थी। जब वे शेड में घुसते हैं तो वे एक विशाल ग्लोब देखते हैं जो एक खतरनाक अंधकारमय आभा से घिरा होता है। एंजेला की आंखें नीली चमकने लगती हैं। वे सुन सकती थी कि यह चीज उसे पुकार रही थी। जैसे ही वे ग्लोब के पास पहुंचते हैं, उसे सॉल के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। तभी कंकाल शेड का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वे जल्दी से अगले कमरे में भागते हैं जहां एक काले रंग की जादुई गेंद रखी होती है। सॉल चौंक जाता है, ये क्या है? लेकिन कुछ करने से पहले ही कंकाल भी वे पहुंच जाता है और अचानक टूटने लगता है। जिसने भी यह जादुई एरे बनाया था, उसने कंकाल की आत्म विनाश प्रक्रिया शुरू कर देंगे। चारों ओर से अंधकारमय ऊर्जा फूटती है और बड़े बड़े मजबूत हड्डियों के टुकड़े घूमकर एक बॉल जैसी आकृति बनाने लगते हैं। सॉल एंजेला को नीचे उतारता है और चेतावनी देता है, मैं एक खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं अपना दिमाग भी खो सकता हूँ, तो तुम्हें खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। सॉल अपनी चौथी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड बैथ स्टॉर्म। उसके शरीर पर एक तलवार दानव का कब्जा हो जाता है। उसकी तलवार जलती हुई लपटों से घिरी होती है और वे कंकाल पर जोरदार हमला करता है। लेकिन अब दानव ने पूरी तरह से सॉल के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है। ग्रिफिन और ड्रैगन भी सॉल के खिलाफ हो जाते हैं ताकि वे एंजेला को उसके विनाशकारी हमले से बचा सके। सॉल शैतानी हंसी हंसता है और सोचता है, उसके शरीर का कौन सा हिस्सा पहले खाऊं। वे एंजेला का गला पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी छाती से उसे फाड़ने की योजना बनाता है। लेकिन अब एंजेला हार नहीं मानती। नहीं, मेरे भाई वापस आएंगे। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है और सीधे सॉल के चेहरे पर गिरता है। वे तुरंत चेतना में आता है। नहीं, मैं इस दानव का गुलाम नहीं बन सकता। दानव हंसता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन सॉल ने पहले ही अपनी आखिरी चाल की योजना बना ली थी। ब्लड फीस्ट, उसका खून खुद उसके शरीर से बाहर आने लगता है और वे दानव को पूरी तरह से निकाल फेंकता है। दानव चेतावनी देता है, अपना शरीर नष्ट करोगे तो कभी महान तलवारबाज नहीं बन पाओगे। लेकिन सॉल आत्मविश्वास से कहता है, क्रिस मेरी मदद करेगा। यह दानव समस्या ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसी बीच डेथब्रिंगर बैंडिट हाइडआउट पर पहुंचता है। वे देखता है कि सॉल मुसीबत खड़ी कर चुका है और वे उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। लेकिन स्निक, उसके हाथ और बाहें हवा में उड़ जाती हैं। तुम सॉल को मारने की कोशिश करोगे। क्रिस ने एक झटके में उसे टुकड़ों में काट दिया और यही वजह थी कि सॉल मरकर भी क्रिस का शिष्य बनना चाहता था। क्रिस एंजेला को उठाता है और जाने लगता है, लेकिन एंजेला विरोध करती है। नहीं, मैं अपने बड़े भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्रिस सॉल की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम अपने शरीर को ठीक करवाना चाहते हो? सॉल कहता है, मैंने अपनी जान सिर्फ ठीक होने के लिए जोखिम में नहीं डाली। मैं तुम्हारी विरासत को अपनाना चाहता हूँ। शायद मेरी गलती ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन इसने तुम्हें सेकंड प्रिंस के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद सॉल और क्रिस इंपीरियल अकादमी के अंदर चलते हैं। क्रिस घोषणा करता है, सॉल मेरा शिष्य बनेगा और मेरी उपाधि का उत्तराधिकारी होगा। इसका मतलब था कि सॉल अब अकादमी के सभी लोगों का दुश्मन बन चुका था, लेकिन सॉल को कोई परवाह नहीं थी। तभी एक गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर सामने आता है। वे इंपीरियल अकादमी में रैंक 1 पर। वे तलवार निकालता है और सॉल की ओर इशारा करता है, तुम एक खलनायक हो। तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया
और क्रिस को अपनी चाल में फंसाया। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, ड्यूल करो। अगर तुम हारे तो तुम्हारी सारी उपाधियां छीन ली जाएंगी। चारों ओर लोग विलियम के समर्थन में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन सॉल को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। वे अपनी तलवार निकालता है और चुनौती स्वीकार करता है। विलियम बिजली से चमकती तलवार लेकर सबसे पहले आगे बढ़ता है, लेकिन सॉल एक ही झटके में उसकी बगल से निकल जाता है। उसका ब्लड मैजिक सक्रिय हो चुका था और उसकी भयानक आभा से विलियम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन विलियम डर पर काबू पा लेता है और काउंटर अटैक करता है। सॉल झपटकर हमले से बचता है, लेकिन अब बहुत हो गया। वे अपनी डेमोनिक ब्लड मैजिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। क्रिस ने उसे यह करने से मना किया था, लेकिन सॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे विलियम की वफादारी हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़े तो मैं लगाऊंगा। सॉल अपने खून से तलवारों के क्लोन बनाता है। वे विलियम को चारों ओर से घेर लेता है। विलियम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन सॉल की आंखें लाल चमकने लगती हैं। दानव ने फिर से उसका दिमाग जकड़ लिया था। भीड़ में लोग खौफ में आ जाते हैं। यह खून का जादू है, ये तो सभी को मार डालेगा। वे विलियम से पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन विलियम अब सॉल का वफादार बन चुका था। नहीं, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी क्रिस बिना किसी को दिखे मैदान में पहुंचता है। अब बहुत हुआ। वे एक ही झटके में सॉल को बेहोश कर देता है। वे सॉल को अपने कंधे पर उठाता है और कहता है, इंपीरियल अकादमी में हम मुश्किल वक्त में किसी का फायदा नहीं उठाते। अगर लड़ना ही है तो सही मौके पर लड़ो। भीड़ के सभी स्टूडेंट्स की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। इस बीच दूसरे राजकुमार सैंड्रू और शबाद परिवार का बेटा मोर भी वे आम मौजूद होते हैं। वे क्रिस और सॉल के पीछे पीछे ट्रायल हॉल तक जाते हैं। एंड्रिया सॉल को घायल देखकर प्रोफेसर कैडन से मदद मांगती है। सिर्फ मैं ही दानव के प्रभाव को हटा सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर उसे मना कर देते हैं। खून का जादू काला जादू है, इससे जुड़ना ठीक नहीं। क्रिस सॉल को एक कमरे में ले जाता है और उसे जमकर डांटता है, तूने फिर से खून का जादू इस्तेमाल किया। अगर ब्लड डेमन तलवारबाजी सीखनी है तो दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होने चाहिए। सॉल मुस्कुराता है, कुछ चीजें दांव पर लगाने लायक होती हैं। मुझे पता था कि मास्टर मुझे नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। कमरे के बाहर कोई सुन रहा था। हम दिलचस्प। कॉम्बैट अकादमी का हेड जॉर्ज ब्रैंडन अंदर आता है। सॉल, तुम्हारे पास स्कूल में रहने के लिए ट्रायल पास करना हो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। जॉर्ज क्रिस को वार्निंग देता है, मैं हेडमास्टर नहीं हूँ जो तुम्हें छूट दूं। सॉल सोचता है, इस बूढ़े को क्रिस से क्या दुश्मनी है। क्रिस हंसता है, परवाह मत कर, ये बस पुराने स्कूल के नियमों से चिपके रहने वाला इंसान है। सॉल को सीक्रेट प्लेस में एक कठिन ट्रायल पास करना होगा। एक सीक्रेट आदमी किसी और को एक जहर की शीशी देता है, इसे पानी में मिला दो, सॉल को पागल कर दो, फिर क्रिस को मजबूर किया जाएगा कि वे उसे मार डाले। अगले दिन विलियम सॉल के पास आता है। मिशन आसान नहीं होगा। सॉल मुस्कुराता है, बिल्कुल। जॉर्ज क्रिस से बदला लेना चाहता है। वे दोनों ग्रेट हॉल में पहुंचते हैं जहां सब इकट्ठा हो चुके थे। एंड्रिया खुश होकर हाथ हिलाती है, लेकिन सॉल सिर हिलाकर मना कर देता है। फेलिक्स डेस्क पर बैठा था। वे अनाउंस करता है, सॉल के ट्रायल की मुश्किल बढ़ा दी गई है, अब उसे 4 लोगों की टीम बनानी होगी। विलियम कहता है, हम इसे आसान मोड पर कर सकते, लेकिन फेलिक्स हंसता है, सॉरी, सॉल के पास सिर्फ 3 दिन है। बाकी छात्र सॉल के खिलाफ बड़बड़ाने लगते। फेलिक्स सॉल को उकसाता है, तुम साथियों को खोज भी पाओगे। सॉल अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है, अगर मैं साथियों को ढूंढ लूं तो क्या तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। फेलिक्स गुस्से में कहता है, मार सकते हो तो मार दो। लेकिन सॉल हंसता है, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं क्रिस से कह दूंगा, वो तुम्हें ठीक कर देगा। फेलिक्स सॉल की धमकियों से डरता नहीं। पहले टीम बना फिर मुझसे बात करना। लेकिन सॉल मैन कैरेक्टर है। पलक झपकते ही वे 4 लोगों की टीम बना लेता है। एंड्रिया और ग्लोरिया आगे बढ़कर टीम ज्वाइन कर लेती है। सॉल अपनी डेमोनिक आभा का प्रदर्शन करता है और फेलिक्स को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की याद दिलाता है। विलियम थोड़ा झिझकता है, तुम लोग मेरी वजह से इतना कर रहे हो। लेकिन सॉल हंसता है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो शर्माने की जरूरत नहीं, और मैं कभी कुछ गलत नहीं करता। फेलिक्स गुस्से से तिलमिला उठता है, काश मैं इसे मार सकता, लेकिन स्कूल के नियम उसे रोकते हैं। चारों लोग ट्रायल के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे मेसा जंगल पहुंचते हैं। यह जंगल एक रहस्यमयी जादूगर की विरासत छुपाए बैठा है, लेकिन कोई इसे अब तक नहीं खोज सका। जंगल का तल सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं। ऊपर की तरफ कमजोर दानव, पहाड़ की चोटी पर झील। वे के राक्षस तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। रात का समय, सॉल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, कोई आ रहा है। तभी कुछ छात्र दौड़ते हुए आते हैं, उनके पीछे भयानक कीड़े। ये मेलिसा की इंसेक्ट आर्मी है। एंड्रिया एक बैरियर स्पेल बनाती है। सॉल अपने खून से सांप निकालता है, बस 1 सेकंड में खत्म। 1 सेकंड में दूसरा ग्रुप राहत की सांस लेता है, लेकिन सॉल उनकी टांग खींचता है। क्या अपने दुश्मनों से बचाए जाने के बाद इतनी राहत महसूस कर रहे हो? ब्लू हेयर गर्ल मगरूर अंदाज में हंसती है, तुम मेरे लिए बस मनोरंजन हो। वे सॉल को अपना दुश्मन मानने तक लायक नहीं समझती, लेकिन तभी वे ठोकर खाती हैं। पूरा इलाका काले धुएं से घिर जाता है। दानवों की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती है, लेकिन सॉल बेपरवाह हंसता है, बस इन सबको काट डालना है। सॉल अपने खून से तलवारें बनाता है, एक झटके में दानवों के मुंह चीर देता है, लेकिन नहीं,
सॉल का खून उसे ही निगलने लगता है। एंड्रिया बैरियर बनाकर सभी को बचाती है। ग्लोरिया चिंतित होती है। क्या ये वही हालत है जो बैंडिट्स हाइडआउट में हुई थी? एंड्रिया सोच में पड़ जाती है। कुछ अलग लग रहा है। सॉल की आत्मा में एक तलवार आत्मा बैठी है, जैसे सुकुना यूजी के दिमाग में। तलवार आत्मा एंड्रिया पर हंसता है। तुम किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? एंड्रिया पूछती है। सॉल के साथ क्या किया तुमने? तलवार आत्मा हंसता है। मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही गलत चीज खा ली। तलवार आत्मा एक ऑफर देता है। अगर तुम अपने दिल में एक दानवी बीज लगा लो, मैं तुम्हें सॉल को बचाने का तरीका बता दूंगा। लेकिन एंड्रिया अपनी शुद्धिकरण शक्ति का इस्तेमाल करती है। वे सॉल की आत्मा तक पहुंच जाती है। सॉल होश में आ जाता है, लेकिन खून में अब भी शैतान मौजूद है। तलवार आत्मा सॉल को सिखाता है, सीखो कि खून और भ्रष्टता में क्या फर्क है। यही चीज तुम्हें नियंत्रण से बाहर कर। सॉल अपने सलाह को मानता है और एक विरल पूल बनाता है। कुछ समय बाद एक रेड क्रिस्टल उस विरल पूल से बाहर निकलने लगता है। डेमन स्पिरिट चेतावनी देता है कि अगर यह चीज सॉल के खून में मिल गई तो वह एंड्रिया की जान ले लेगा। इसके बाद स्पिरिट वहां से चला जाता है। अब सॉल पूरी तरह होश में होता है और अपनी फ्लेम सॉर्ड से बीस्ट्स को मार गिराता है। क्रिस्टल से निकला खून भी उसकी मदद करता है और वह दुश्मनों को हरा देता है। दुश्मनों को हराने के बाद विलियम उस क्रिस्टल को उठाता है और उसे एक साग में स्टोर करता है। तभी वे देखते हैं कि आकाश में एक रोशनी क्रॉस कर रही है, जैसे जेंशिन इम्पैक्ट में कोई 5 स्टार कैरेक्टर अनलॉक हुआ हो। असल में यह हाफ लेवल रिइंफोर्समेंट होता है जिसे ट्रायल में भेजा गया था। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम ओलिवियर है और जो गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर है। वह पहाड़ी के ऊपर उतरता है और चारों तरफ बीस्ट्स से घिरा होता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है, जैसा कि उसके लेवल से पता चलता है। वह एक ही वार में उन बीस्ट्स को काट देता है, ठीक वैसे ही जैसे जोरो अपनी लड़ाई में पलक झपकते ही दुश्मनों को हराता है। लेकिन उसकी नीयत सही नहीं लगती। वह एस को मारकर उसका डेड बॉडी सैंड्रू और ईयर को सौंपकर उनका भरोसा जीतना चाहता है। ओलिवर के पास एक खास मैजिक आइटम होता है जिसे एकेडमी ने डिजाइन किया है, जिससे वह एस को ढूंढकर मार सकता है। इसी बीच वे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्हें एस और उसकी टीम ने बचाया था। ओलिवर को देखकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं कि वह उन्हें बचाने आया है, लेकिन ओलिवर के लिए एस को इतने स्टूडेंट्स के सामने मारना आसान नहीं होता। इसलिए वह सोचता है कि जब वह एस की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा तो वे उसकी और ज्यादा इज्जत करेंगे। सॉल को भी उसके इरादों का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओलिवर पहले ही हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ मेहम मच जाता है। उसे लगता है कि उसने एस को मार दिया और वह खुद को जरूरत से ज्यादा एफिशिएंट समझने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हमारा एमसी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। स्टाई अचानक कहीं से भी जंप मारता है और अपनी ब्लड मैजिक से सेंट लेवल सोर्ड मास्टर की ताकत को मॉक करता है। ओलिवर, जिसने पहले एस को मारने के लिए एक सुपर पावरफुल टेक्निक यूज की थी, गुस्से में आ जाता है और फिर से एस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एक नई और ज्यादा खतरनाक टेक्निक से जो सॉल डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर इस बार एस बेवकूफ नहीं बनने वाला। उसने अपनी ब्लड डेमन मैजिक से सीखा है कि वह अपने ब्लड स्ट्रीम में पॉइजन को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे ही ओलिवर की सोर्ड उसके फेस के सुपर क्लोज आती है, एंड्रिया अपनी फैट कैट मैजिक शील्ड एक्टिवेट कर देती है और बूम, ओलिवर दूर जाकर क्रैश हो जाता है। तभी विलियम उस पर अटैक करता है और एस भी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है। अचानक वह लेक्स की तरफ शॉक वेव्स और सिग्नल्स भेजता है और कुछ सेकंड बाद बूम, झील के अंदर से एक जिएंट 5 हेडेड ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आता है। पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो जाता है और स्टूडेंट्स शुक हो जाते हैं। मीनवाइल ओलिवर निंजा मोड में गायब हो जाता है, सबको इस डिजास्टर में छोड़कर। जो स्टूडेंट्स उसे एडमायर करते थे अब पूरी तरह बिट्रे फील करने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, पर एस और विलियम हार मानने वाले नहीं हैं। एस जल्दी से ग्लोरिया और एंड्रिया को ऑर्डर देता है कि वो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करे। हाँ, एस बस प्रोटेक्टर बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारे एमसी के अंदर रियल ह्यूमैनिटी है। एंड्रिया एक वॉल विटनेस नाम की प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करती है, जो उतनी ही लेम है जितने उसके बाकी मैजिक टेक्निक्स। अब एस को क्रिस्टल चाहिए। वो विलियम से डिमांड करता है, क्योंकि भले ही ये सिर्फ एक ट्रायल मिशन हो, उन्हें इस मॉन्स्टर को हर हाल में हराना ही होगा, वरना मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यह एक डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर है। अगर एस ब्लड डीमन ब्लेड्स यूज करता है तो ब्लड डीमन उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो सोर्ड्समैनशिप और सिल्वर लेवल मैजिक को कंबाइन करके अटैक करेगा, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब बैटल इंटेंस हो रही है। विलियम कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर को रोके, लेकिन नोपे
मॉन्स्टर ड्रैगन का पूरा फोकस अब सॉल पर आ चुका है। क्या बूम! मॉन्स्टर ने एक पावरफुल अटैक किया, लेकिन सॉल अभी रेडी नहीं था। उसे पहले ब्लड मैजिक क्रिस्टल एब्जॉर्ब करना होगा। तब तक विलियम उसकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन यह मुश्किल हो रहा है। अब ग्लोरिया भी बैकअप में आ जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड डांस सिम्फनी यूज करती है और कुछ टाइम के लिए मॉन्स्टर को रोक भी लेती है, बट ओ नो, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। सॉल उसे गिरने से पहले कैच कर लेता है और अब गेट रेडी फॉर हिज आइकॉनिक कमबैक। मॉन्स्टर ड्रैगन को एक ही स्ट्राइक में चीरकर सॉल जीत जाता है। पूरी बैटलफील्ड साइलेंट हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अमेज्ड होते हैं। पर तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम LS है अपनी सोर्ड लेकर सामने आ जाता है और एस को चैलेंज करता है। सॉल के सामने ब्लड मैजिक डेविल आता है, लेकिन जैसे ही सॉल उसे रोकने के लिए तैयार होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। डेविल अचानक अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी पास्ट एक्शंस के लिए माफी मांगता है। उसके पीछे पीछे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी सॉल के सामने झुक जाते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। ग्लासेस पहने एक लड़की अचानक हवा में उड़ते हुए कीड़ों के झुंड को नोटिस करती है। सॉल को यह थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि इतने सारे कीड़े बिना किसी वजह के यहाँ नहीं हो सकते, और खुद लेक के बॉटम की तरफ जाता है। नीचे पहुंचकर उसे एक बड़ा सा हार्ट दिखाई देता है जो किसी जादुई एनर्जी से भरा हुआ लगता है। अब सॉल समझ जाता है कि ये कीड़ों का झुंड सिर्फ लाइफ फोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था और असली मकसद इस हार्ट को यूज करके एक पावरफुल मेज मेलिसा को फिर से जिंदा करना था। हार्ट के पास एक ब्लैक मैजिक सर्कल भी बना हुआ होता है, लेकिन सॉल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो किसी और की लाइफ फोर्स पर डिपेंड करता है वो जिंदा रहने के लायक नहीं होता। वह बिना समय गंवाए अपनी ब्लड सर्पेंट रिलीज करता है जो सीधे हार्ट पर हमला करता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। जैसे ही हार्ट टूटता है, उससे निकली हुई एनर्जी वापस उन सभी लोगों तक पहुंच जाती है जिनकी लाइफ फोर्स उससे खींची गई थी। इससे सभी स्टूडेंट्स की स्टेमिना रिकवर हो जाती है और इसी समय एक सीक्रेट रेल्म का एग्जिट अपने आप खुल जाता है। सॉल ने गलती से इस रास्ते को खोज लिया था, लेकिन यह अब उनके लिए एस्केप का एकमात्र रास्ता था। दूसरी तरफ ऑलिवर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि अगर रेल्म के अंदर जो कुछ हुआ वो एकेडमी के बाहर फैल गया तो उसकी और हिज हाइनेस की एकेडमी टेक ओवर की पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे अब बहुत ध्यान से हर कदम रखना होगा, क्योंकि एक भी गलती उसके लिए भारी पड़ सकती है। मीनवाइल सभी स्टूडेंट्स रेल्म से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। सॉल उनके पास वापस आता है और एंड्रिया उसकी हालत के बारे में पूछती है। सॉल उसे आश्वासन देता है कि वह पूरी तरह से ठीक है और लेक के नीचे से उसे 2 महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। पहली चीज एक क्रिस्टल बॉटल थी जिसमें एक अजीब तरह की पॉइजन की गन थी जो अक्सर मॉन्स्टर्स के अंदर पाई जाती है। एंड्रिया को लगता है कि यह पॉइजन को होल्ड करने के लिए यूज हुई होगी, इसलिए वह इसे अपने मास्टर को दिखाने का फैसला करती है। दूसरी चीज एक विशाल क्रिस्टल थी जिसे देखकर विलियम बताता है कि यह शायद डिजास्टर ग्रेड मैजिक क्रिस्टल है जो 5 सिर वाले ड्रैगन मॉन्स्टर से मिली होगी। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जितने भी क्रिस्टल्स पहले मिले थे वे सभी इस्तेमाल हो चुके थे और अब सॉल का मिशन रिस्क में था। तभी एक स्टूडेंट अपनी क्रिस्टल सॉल को ऑफर करता है और फिर उसके पीछे पीछे सारे स्टूडेंट्स भी अपनी क्रिस्टल्स उसे दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने सॉल को अपना सेवियर मान लिया था। सभी खुश होकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक ऑलिवर एक स्नीकी अटैक कर देता है। सॉल तुरंत इसे डॉज कर लेता है, लेकिन यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। ऑलिवर की इस धोखे से भरी हरकत से सॉल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने ब्लड विजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, सॉल की पॉकेट से क्रिस्टल बॉटल नीचे गिर जाती है। उसी समय जॉर्ज वहां एंट्री मारता है। वह ऑलिवर को सामने से डांटता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक बर्डन समझता है और स्टूडेंट्स की लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। ऑलिवर अपनी सफाई में कहता है कि वह तो सिर्फ एक इविल डूअर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था जिसने पूरे रेल्म को पॉइजन किया। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स पैनिक में आ जाते हैं। क्या वे सच में पॉइजन हो चुके हैं? जॉर्ज अपनी मैजिक स्क्रोल निकालता है जिसे खास तौर पर एयर में पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर कल्प्रिट उनके बीच में हुआ तो स्क्रोल उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर देगा। जैसे ही स्क्रोल एक्टिवेट होता है, उससे निकली हुई मैजिकल रेज सीधा क्रिस्टल बॉटल की ओर पॉइंट करती हैं, जो सॉल की पॉकेट से गिरी थी। अब सॉल सभी स्टूडेंट्स की नजरों में सस्पिशियस लगने लगता है। स्टूडेंट्स को इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह तो उनका सेवियर था।
लेकिन जॉर्ज क्लीवर तरीके से ऐसी बातें कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को सॉल पर शक होने लगता है। अब जॉर्ज और सॉल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जॉर्ज उससे पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है और सॉल बस मुस्कुराकर जवाब देता है कि किसी को भी बेवजह फंसाना कितना आसान है, लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जॉर्ज यह सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह सॉल को इतनी तेजी से पकड़ता है कि सॉल के लिए छूटना इम्पॉसिबल लगने लगता है। अब उसकी स्ट्रेंथ काम नहीं कर रही थी और वह अपनी मैजिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जॉर्ज के पास अब उसे खत्म करने का परफेक्ट मौका था। वह आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करता है, जिसके तहत फैकल्टी को यह अधिकार था कि वे किसी भी स्टूडेंट को मार सकते हैं अगर वह स्कूल स्टाफ को नुकसान पहुंचाए। जॉर्ज जैसे ही सॉल पर फाइनल अटैक करने वाला होता है, अचानक हेडमास्टर एल्बस एक पोर्टल के जरिए वहां पहुंचता है और जॉर्ज को रोक लेता है। जॉर्ज अपनी सफाई में क्रिस्टल बॉटल दिखाता है, लेकिन हेडमास्टर अपनी अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि यह पॉइजन दरअसल रॉयल फैमिली द्वारा बनाई गई थी, जिसे खास तौर पर ब्लड मेजेस को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता था। पर यह प्रूव करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि सॉल ही कुल्पित है। इसलिए हेडमास्टर एल्बस दोनों सॉल और ओलिवर को डंजन में कैद करने का आदेश देता है ताकि उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। स्टूडेंट्स अब अलग अलग विचारों से भर जाते हैं। कुछ अब भी सॉल को सही मानते हैं तो कुछ को लगता है कि वह असल में एक खतरा है। लेकिन असली सच क्या है, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। एकेडमी के डंजन में मास्टर क्रिस बड़े ध्यान से सॉल की पीठ पर एक खास ऑर्नामेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे पॉइजन के असर को कम किया जा सके। इसी दौरान वह सॉल को बताते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह जहर सीधे सेकंड प्रिंस सैंड्रू से आया है। वह सॉल को सलाह देते हैं कि आगे बहुत सतर्क रहे। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। सॉल अब ओलिवर की ओर देखता है, जो उसके ठीक पास वाली प्रिजन में बंद था। वह सार्कास्टिकली कहता है, तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए जान देने को रेडी हो। ओलिवर बिना कोई इमोशन दिखाए जवाब देता है, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं रॉयल फैमिली के लिए अपनी जान दे सकूं। यह सुनकर सॉल को रॉयल सोल्जर्स की वह शपथ याद आ जाती है, जिसमें उन्हें राजा और उसके परिवार की हर हाल में सेवा करने की कसम दिलाई जाती थी। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है। वह ओलिवर को समझाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे नूडो अपने टॉक नो जूत्सु से लोगों को राह दिखाता था। सॉल उसे उसकी असली वर्थ समझाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसे यह वादा भी करता है कि अगर वह रेल्म में हुए हर इंसिडेंट के बारे में हेडमास्टर एल्बस को सब कुछ सच सच बता दे तो वह उसे सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से आजाद कर देगा। लेकिन ओलिवर वो इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से मोटिवेशनल टॉक्स से बदल जाए। वह सॉल पर ग्रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूं जो अपने ही फैमिली को धोखा दे। ओलिवर का यह अटूट विश्वास सॉल को चैलेंज करने पर मजबूर कर देता है। वह उसे साबित करके दिखाना चाहता था कि सेकंड प्रिंस के लिए ओलिवर की वफादारी की कोई कीमत नहीं है। यह सब सोचते ही सॉल को अचानक याद आता है कि कुछ समय पहले एक मिस्टीरियस आदमी ने ओलिवर के पास आकर उससे उसकी और सॉल की बीस्ट फाइटिंग अरीना में होने वाली ड्यूल की बात कही थी। इसी मिस्टीरियस व्यक्ति ने ओलिवर को वाइन ऑफ लाइफ भी दी थी, जो उसे गारंटीड ग्लोरी का वादा कर रही थी, लेकिन इसकी असली कीमत मौत थी। सॉल इस पर ओलिवर का मजाक उड़ाता है और कहता है, ग्लोरी हासिल करके क्या करोगे अगर बदले में तुम्हारी जान ही चली जाए। अब बैटल एरेना पूरी तरह से क्राउड से भरी हुई थी। हर कोई इस इंटेंस ड्यूल को देखने के लिए एक्साइटेड था। यह फाइट पुराने वॉरियर ट्रेडिशन के तहत हो रही थी, जिसमें दो फाइटर्स न सिर्फ एक दूसरे से लड़ते हैं बल्कि एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट का भी सामना करना पड़ता है। जीत का सिर्फ एक ही तरीका था, या तो अपने ओपोनेंट को हराओ या फिर उसके साथ मिलकर बीस्ट को खत्म करो। जैसे ही मैच शुरू होता है, ओलिवर सॉल पर पहला हमला करता है। उसे पूरा भरोसा था कि वह सॉल की ब्लड मैजिक टेक्निक्स को पहले ही पढ़ चुका है और उसके हमलों को काउंटर कर सकता है, लेकिन सॉल उसे गलत साबित करता है और उसके वार को रोक लेता है। अब सॉल पूरी तरह से रिकवर्ड था, इसलिए उसने मास्टर क्रिस से सीखी हुई साइलेंट स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक का असर ओलिवर पर बहुत भारी पड़ता है। ओलिवर अब तक उसने सेकंड प्रिंस की दी हुई पोशन नहीं पी थी। उसे इसे पीने के लिए मजबूर करने के लिए सेकंड प्रिंस, जो खुद मैच को देख रहा था, ओलिवर की माँ ग्रेस को बुलाता है। ग्रेस न सिर्फ ओलिवर की माँ थी बल्कि सेकंड प्रिंस की प्राइवेट कुक भी थी। प्रिंस को पता था कि ओलिवर अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। सेकंड प्रिंस का प्लान काम करता है। अपनी माँ को देखकर ओलिवर बिना कोई और सोच विचार किए पोशन पी लेता है। इस पोशन ने ओलिवर को इंस्टेंट पावर बूस्ट दिया और वह पूरी ताकत से सॉल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा।
लेकिन फाइट के बीच में ही ओलिवर अचानक सॉल से रिक्वेस्ट करता है, मेरी माँ को सेकंड प्रिंस से आजाद करने में मेरी मदद करो। वह वादा करता है कि अगर सॉल उसकी मदद करेगा तो वह अंडरवर्ल्ड वाइन्स से जुड़े बड़े रहस्यों का खुलासा करेगा। सॉल यह सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ओलिवर उस पर इतनी जोर से हमला करता है कि वह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। लेकिन तभी पीछे से बीस्ट सॉल पर हमला करने आ रही होती है। ओलिवर बिना किसी झिझक के अपनी अल्टीमेट मूव फ्लेम व्हर्लविंड स्लैश इस्तेमाल करता है और बीस्ट पर हमला कर देता है। लेकिन एक हार्ट रेंचिंग ट्विस्ट आता है, बीस्ट भी उसी समय ओलिवर पर हमला कर देती है। ओलिवर इस हमले को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अब वह अपनी माँ के लिए मरने को तैयार था। आखिरी पल में वह सॉल से कहता है, प्लीज मेरी माँ को प्रिंस से बचा लेना। बीस्ट के शरीर से एक क्रिस्टल स्टोन निकलता है और ओलिवर के दिल से कनेक्ट हो जाता है। ओलिवर लगातार सॉल से अपनी माँ को बचाने की भीख मांगता रहता है। सॉल अब समझ जाता है कि ओलिवर प्रिंस का गुलाम क्यों बना हुआ था, लेकिन वह स्टोन को तोड़ देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो खुद जिंदा रहो और अपनी फैमिली की रक्षा करो। सरप्राइजिंगली सॉल खुद को पूरी तरह से हील्ड महसूस करता है, जबकि ओलिवर जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। उसे समझ आता है कि अंडरवर्ल्ड वाइन का खून उस जहर के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह खून ओलिवर पर भी गिरा था, जिससे वह भी जहर के असर से बच गया। सॉल ओलिवर को वहीं छोड़कर निकल जाता है ताकि मास्टर क्रिस आकर उसे रिकवर कर सके। सेकंड प्रिंस अब सॉल की ताकत से इम्प्रेस हो चुका था। ब्लड मैजिक का यह लेवल, जिससे एक ही समय में बीस्ट और सेंट्स को हराया जा सके, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था। अब सॉल को उसकी जीत का इनाम मिलना था। प्रिंस अपने सार्कास्टिक अंदाज में कहता है, तुम जो चाहो मांग सकते हो, या फिर मुझसे अपने क्राइम्स के लिए माफी की भीख मांग सकते हो। सॉल बिना किसी हिचकिच के कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए। यह सुनकर प्रिंस हैरान रह जाता है। वह तुरंत सॉल से सवाल करता है, तुम्हें अपनी माँ रिवेंज के लिए चाहिए या फिर तुम्हें उससे कोई खास लगाव हो गया है? लेकिन प्रिंस को यह अच्छे से पता था कि ब्लड मैजिक कल्टिवेटर्स की ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। वह सोचता है कि सॉल भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। प्रिंस सैंड्रू सॉल को एक टेम्पटिंग ऑफर देता है, मुझे ज्वाइन करो, मेरी दूसरी तलवार बनो, मेरा दूसरा प्यादा। लेकिन सॉल की नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जिसे प्रिंस के सामने झुकने पर मजबूर किया गया था। उसे यह देखकर गुस्सा आता है और वह प्रिंस से तंज कसता है, क्या तुम्हारा हर सबॉर्डिनेट के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? ओलिवर की मौत के बाद भी उसकी फैमिली के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ओलिवर की मौत को एक मियर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताकर उसकी इंपॉर्टेंस को मॉक करता है। लेकिन सॉल के लिए उसकी बातें अब मायने नहीं रखती। वह सीधे प्रिंस को चैलेंज करता है, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो क्या करोगे? प्रिंस उसे प्रोवोक करने के लिए ब्लड मेजेस का अपमान करता है, तुम लोग तो बस इस दुनिया के लिए एक अभिशाप हो, तुम्हें सिर्फ ऊंचे लोग ही बचा सकते हैं। अगर तुम मेरी तलवार नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे रेल्म के सीक्रेट्स एक्सपोज कर दूंगा और तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल करवा दूंगा। इतना सुनते ही प्रिंस के पीछे खड़ा एक गार्ड सॉल पर हमला कर देता है, लेकिन सॉल टस से मस नहीं होता और उसे आसानी से रोक देता है। तभी अचानक ओलिवर और क्रिस गार्ड्स के साथ वान आ जाते हैं। गार्ड्स ओलिवर को एक असासिन समझकर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ओलिवर की नजर सिर्फ अपनी माँ पर होती है। उसे इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। उसकी माँ उसे जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है। प्रिंस के गार्ड्स सॉल पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन सॉल एफर्टलेसली सबको हवा में उड़ा देता है और आखिरकार सीधे प्रिंस के सामने पहुंच जाता है। सॉल को अब प्रिंस की अथॉरिटी मीनिंगलेस लग रही थी। वो अपनी तलवार प्रिंस की गर्दन पर रख देता है। तभी प्रिंस क्रिस की ओर देखता है, जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, और सार्कास्टिकली कहता है, तुम रॉयल फैमिली के हेड ऑफ गार्ड्स होकर भी कुछ नहीं कर रहे, जब एक रॉयल फैमिली मेंबर की जान खतरे में है। प्रिंस की यह बात क्रिस के ईगो को सीधा हिट करती है। बिना कुछ कहे क्रिस पास खड़े एक गार्ड को एक ही झटके में खत्म कर देता है। यह साफ था, क्रिस सिर्फ रॉयल मैजेस्टी के प्रति वफादार था, न कि किसी प्रिंस के। क्रिस अब प्रिंस के सामने 3 रेयर पोशंस दिखाता है, जो उसने मेलिसा के डेंस फॉरेस्ट में खोजे थे। वो इसकी ओरिजिन की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। यह सुनते ही प्रिंस अचानक नर्वस हो जाता है। अगर क्रिस इन पोशंस की सच्चाई पता लगा लेता तो उसकी साजिशें सामने आ जाती, और ऊपर से जल्द ही न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। यह उसकी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। अगर उसे अभी कोई स्कैंडल में फंसा दिया जाता तो उसकी सारी तैयारियां खराब हो जाती। प्रिंस तुरंत एक बहाना बनाता है, यह पोशंस ओलिवर के लिए नहीं बल्कि मोरैन के लिए थी। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉल उसकी घबराहट भांप लेता है। सॉल उसकी चाल को समझकर
मोरन को बुलाने के लिए गार्ड्स को आदेश देता है। अब उसे यह भी साफ हो चुका था कि प्रिंस ही मास्टरमाइंड था और उसने कई लोगों को अपनी जेब में कर रखा था। अगर सॉल को उसे रोकना था तो सबसे पहले मोरैन को हटाना पड़ेगा। मोरैन जल्दी से वहां पहुंचता है, लेकिन उसी समय एलन भी आ जाता है और सॉल का मजाक उड़ाता है। वो सॉल को एम्पायर के रूल्स याद दिलाता है। मोरैन एक बैरन है, अगर उसने तुम्हें मार भी दिया तो बस कूपर फैमिली को माफी मांगनी होगी और थोड़ा गोल्ड देना होगा। लेकिन चूंकि मोरैन ने सॉल को मारा नहीं था, इसलिए उसने अभी तक एम्पायर के किसी भी रूल को तोड़ा नहीं था। वो प्रिंस की ओर देखता है और सॉल की तरफ से माफी मांग लेता है। प्रिंस सॉल को देखते हुए सार्कास्टिकली कहता है, ऐसे कुत्तों को हमेशा केज में रखना चाहिए। एलन भी सॉल से नफरत करता था और प्रिंस की बात से पूरी तरह सहमत था, लेकिन सॉल इस बार शांत था। क्रिस को यह देखकर हैरानी हुई कि एलन ने सॉल का इतना बड़ा अपमान किया, फिर भी सॉल रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्रिस सॉल से कहता है, पहले की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया? सॉल हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्योंकि मैंने एलन को कई बार हरा दिया है। अब उसके वर्ड्स मेरी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन असल में सॉल को एक और रीजन पता था। एलन ने शैडोज से ओथ ली थी, जिसका मतलब था कि अगर सॉल ने एलन को हर्ट किया तो शैडोज भी चोट खाएंगे। सॉल को यह भी याद आता है कि एलन की माँ भी यहाँ आ सकती थी, क्योंकि वो इतनी छोटी कंपटीशन में अपने बेटे को अकेला नहीं भेजती। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस सैंड्रू इस बार न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनी का इंचार्ज था। उसका मकसद एम्पायर के जनरेशनल फैमिलीज को इनवाइट करके अपनी खुद की फैक्शन बनाना था, जिससे वो फ्यूचर में ज्यादा पावर ग्रैब कर सके। सॉल अभी क्रिस से बात कर ही रहा होता है कि अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सॉल एफिशिएंटली उन्हें हरा देता है। वे क्रिस से कहते हैं, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सॉल की चालाकियों में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन सॉल उन्हें एक कड़वा लेसन सिखाता है, मेरे पास एस रैंक ओपेंट्स का सामना करने के लिए वक्त नहीं है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आया। क्रिस अब सॉल के मैच्योरिटी देखकर खुश होता है। फिर वो फाइनली सॉल को बताता है कि उसने हेडमास्टर एल्बस से उसकी मुलाकात अरेंज कर दी है। एल्बस सॉल के फर्स्ट ब्लड मैजिक सोर्ड सेंट की इनहेरिटेंस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। सॉल और क्रिस एकेडमी के ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पहुंचते हैं, जहां एल्बस पहले से उनका इंतजार कर रहा था। एल्बस सॉल को देखता है और कहता है, अपना सबसे मजबूत हमला मुझ पर करो। सॉल हिचकिचाता है, लेकिन एल्बस उसे मौका ही नहीं देता। वो तुरंत अपनी मैजिक से 2 विशाल हाथों का निर्माण करता है और सॉल पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। लेकिन ब्लड मैजिक की वजह से उसे बचाव मिल जाता है। याच ने उसे बचा लिया। एल्बस अपना बड़ा गोलेम निकालता है और गर्व से कहता है कि वह पहले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक गोल्ड सोर्ड्स मास्टर से लड़ सकता है। ऐसा भी पूरी ताकत लगा देता है और अपनी चौथी इनहेरिटेंस टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे वह गोलेम पर फायर अटैक करता है। एल्बस उसे गाइड करता है कि यह टेक्निक सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन इसका असली असर नहीं है, उसे इसे और केंद्रित करना होगा। एस अपने ब्लडी टेक्निक्स का इस्तेमाल जारी रखता है और अपनी ही ब्लड जलाने लगता है। एल्बस एनालाइज करता है कि एस अपनी खुद की ब्लड बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। बीएल अपनी ब्लड पपेट्स का उपयोग करके अपने दिमाग को पार कर रहा है। ब्लड डीमन फ्लैश को खाता है और एस अपनी एनर्जी जलाकर उसे और ताकतवर बना रहा है। जैसा कि एल्बस कहता है, सॉल अपनी ही ब्लड को खत्म कर रहा है और उसकी ब्लड स्पिरिट उसके ब्लड में खुद को दिखाती है। एल्बस सॉल के हाथों को चेन्स से बांध देता है और डीमंस स्पिरिट को कैद कर देता है ताकि सॉल को बचाया जा सके। वह सॉल को ब्लड मैजिक इस्तेमाल करने से रोक देता है, जब तक कि वह ब्लड डीमन पपेट को पूरी तरह मास्टर नहीं कर लेता। एस परेशान हो जाता है क्योंकि न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनीज होने वाली हैं और वह अपनी जानी पहचानी टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल कर सकता। तभी क्रिस आता है और एस को स्पेशल ट्रेनिंग देने का प्लान बनाता है। ब्लड मैजिक का असली सार ब्लड को कंट्रोल करना है। एल्बस समझाता है कि एस पूरी तरह ब्लड मैजिक टेक्निक्स का एडिक्ट हो चुका है। पहले और दूसरे कूपर लिट आर्मीज इसी वजह से खत्म हो गए थे और एक ही रात में वे सभी मर गए थे। सेल समझ जाता है कि ब्लड मैजिक सोर्ड टेक्निक नियंत्रण से बाहर हो गई थी और इसीलिए इसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह हेडमास्टर को उसे हकीकत दिखाने के लिए धन्यवाद देता है और क्रिस के साथ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। यह स्पेशल ट्रेनिंग है एस को ब्लड बाथ में रखना। एस अपना मेडन बॉडी दिखाता है और उसकी सफेद हेयर उसकी मजबूत मसल्स की सुंदरता को और बढ़ा देती है। एक क्रो उनके आसपास उड़ता है और एस को बिना कपड़ों के देखकर शर्मिंदा हो जाता है। वह दीवार की ओर चला जाता है और खुद को स्लेइंग गर्ल में बदल लेता है। वह लूना फोरस है, एक एस रैंक प्रोडिजी जो फॉरेस्ट फैमिली से है। असल में वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने इतनी सुंदर बॉडी देखी है।
अब न्यू स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमोनी का दिन आ गया था। अरीना पूरा भर चुका था और हर कोई एक्साइटेड। सेकंड प्रिंस सैंड्रू इस इवेंट को होस्ट कर रहा था। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसे एकेडमी में प्रायोरिटी गाइडेंस मिलेगी और अपनी एक इच्छा पूरी करवाने का मौका मिलेगा। सेरेमोनी का पहला राउंड शुरू हुआ। हाइड्रा हंट। पहले 8 लोग जो हाइड्रा के सिर काट कर बाहर आएंगे वो ही अगले राउंड में पहुंचेंगे। लूना ने सबसे पहले हाइड्रा का सिर काटा और सॉल उसकी स्किल्स देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी रेवन दूसरी हाइड्रा की तरफ बढ़ी, एक एक्स हवा में आई और सिर काट कर ले गई। थॉरिन। लूना ने गुस्से से देखा। थॉरिन ड्रैंक फैमिली का एक चबी लड़का जिसकी डिफेंस लेजेंडरी थी। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अरीना से बाहर निकलकर नेक्स्ट राउंड में जगह बना ली। अब सॉल अकेला बचा था। उसने सोचा कि ये मुकाबला उसकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, इसलिए उसने खुद हाइड्रा का सामना करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने हाइड्रा के सारे सिर काटे, अचानक अजीब सी स्ट्रैंड्स उसके शरीर को जकड़ने लगी। क्या हो रहा है? अब वो स्ट्रैंड्स किसी और की नहीं बल्कि एलन की एलाई की थी, जो पानी में छिपी हुई थी। एलन ने एक कुटिल हंसी के साथ कहा, सॉल, तुम सबसे मुश्किल हाइड्रा को हराने में लगे थे और आखिर में फेल हो गए। अब मेरे सामने घुटने टेक दो या फिर हार मान लो। सॉल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। घुटने टेकना? मुझसे ये उम्मीद मत रखना। उसी वक्त हाइड्रा का सील टूट गया और वो पूरी तरह से अनलश हो गई। स्टीन प्रिंस सैंड्रू बड़े मजे से एरिना में खड़ा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट झलक रही थी। फाइनली कुछ असली एक्शन देखने को मिलेगा, उसने सोचा। हाइड्रा का सील टूट चुका था और अब वो बेकाबू होकर चारों ओर तबाही मचाने को तैयार थी। सैंड्रू को किसी की जान जाती देखना अच्छा लगता था। यह सब उसकी सिक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था। एलन आज पूरी तैयारी से आया था। वो अपनी पास्ट की ह्यूमिलिएशंस का बदला लेना चाहता था, खासकर सॉल से, जिसने उसे कई बार हराया था। इस बार एलन अकेला नहीं था, उसके साथ थी लीसा, एक लड़की जो सैंटा फैमिली से थी और ब्लैक मैजिक में मास्टर थी। उसकी खासियत थी लोगों की मैजिक को बाइंड करना, उनकी एनर्जी ड्रेन करना और उन्हें कमजोर बनाना। जैसे ही हाइड्रा ने अपनी जलती हुई ब्लेज अटैक फेंकी, लिसा ने एक डार्क स्पेल का इस्तेमाल किया, जिससे हाइड्रा के सिर को जलने पर मजबूर कर दिया। उसकी अपनी काले रंग की बाल आग में झुलस गए, लेकिन उसने खुद को मॉन्स्टर फॉर्म में बदल लिया। उसके चारों ओर काले बीस्ट्स उभर आए जो हाइड्रा के सिरों को कतरने लगे। सॉल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सीधे एलन की तरफ दौड़ा और अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से वार कर दिया, लेकिन तभी लिसा ने एक और काला जादू इस्तेमाल किया और एलन को लगने वाली चोट को अपने ऊपर ले लिया। उसकी चीख एरेना में गूंज उठी। सॉल ने तुरंत विलियम से कहा, इसे यहां से ले जाओ। विलियम ने बिना सोचे उसे उठाया और बाहर की ओर भागा। रास्ते में लिसा ने विलियम का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन विलियम शांत रहा। तुम्हारी जान एलन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कहा। लीसा के गाल लाल हो गए। शायद पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी। अब एरेना में बस 2 ही लोग बचे थे, सॉल और एलन, और अब केवल एक ही स्थान बचा था जो अगले राउंड में जाने का मौका देगा। एलन ने पूरी अकड़ के साथ हाइड्रा का सिर काटते हुए घोषणा की, अब मैं जीतूंगा और सॉल इस हाइड्रा का खाना बनेगा। लेकिन सॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एलन ने जो किया वो सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बना रहा था। क्रिस ने सॉल को एक टेक्निक बताई थी, एक ब्लड रेजोनेंस रिचुअल, जिससे कोई भी बीस्ट की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता था। सॉल ने इस प्रक्रिया को फॉलो किया और देखते ही देखते उसके चारों ओर एक रक्त जादू का सर्कल उभर आया। हाइड्रा की एस रैंक्ड रीजनरेशन एबिलिटी अब सॉल के पास थी। अब वो इंसानों और जादुई बीस्ट्स की एक सिंक्रोनाइजेशन स्टेज पर पहुंच गया था। इसका मतलब था कि अब वो न सिर्फ हाइड्रा की पावर कंट्रोल कर सकता था, बल्कि उसकी यूनिक एबिलिटीज भी यूज कर सकता था। एलन, जो बदला लेने के लिए आया था, अब खुद शिकार बन चुका था। सॉल ने एक झटके में उसकी बांह काट दी और उसे हाइड्रा की हरे रंग की आग से जला दिया। कोरोजन एबिलिटी, जो AR रैंक, एलन की दर्द से चीख निकल गई। लेकिन सॉल की कोल्ड वॉइस आई, अब तुझे पता चलेगा कि वो लोग कितना सफर करते हैं जिन पर तू अपनी दर्द ट्रांसफर करता है। लेकिन एलन बेपरवाह था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने शैडोज को दर्द ट्रांसफर कर सकता हूँ। सॉल ने एक ठंडी हंसी ली। शैडोज मास्टर का दर्द सह सकते हैं, लेकिन मास्टर खुद किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। और आज मैं तेरा शैडो नहीं, तेरा काल हूँ। एक ही बार में सॉल ने एलन के पूरे शरीर पर गहरी कट मार दी। एलन दर्द से तड़प उठा और सॉल के सामने घुटने टेक दिए। प्लीज मुझे मार दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सॉल की आंखों में एक ठंडी चमक आई। नहीं, तू ऐसे ही तड़पता रहेगा, उसने कहा और हाइड्रा का कटा हुआ सिर उठाया। सॉल अब आधिकारिक रूप से प्रिलिमिनरीज का 8वां विजेता बन चुका था। थोरोडिन ड्रैंक, जो पूरी लड़ाई देख रहा था, वो सॉल से काफी प्रभावित हुआ। उसने सोचा,
इस लड़के ने हाइड्रा का असली सिर हासिल कर लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन सॉल को आराम करने का मौका नहीं मिला। अगले ही राउंड में उसका सामना थोरिन से होना था, एक ऐसा लड़का जो न सिर्फ एक्स का मास्टर था बल्कि ड्रैंक फैमिली की लेजेंडरी डिफेंस को भी इनहेरिट कर चुका था। प्रिंस सैंड्रू मुझे टारगेट कर रहा है, सॉल ने मन में सोचा। कोई बात नहीं, थोरिन को मुझे कभी न कभी हराना ही होगा। थोरिन कुछ हद तक थॉर की तरह दिखता था, छोटे कद का, लेकिन एक्स से लड़ने में माहिर। उसने आगे बढ़कर तुरंत वार किया। अगर सॉल एक भी वार सीधा खा लेता तो ये उसका अंत होता, इसलिए उसने तेजी से डॉज करना शुरू कर दिया। थोरिन ने मजाक उड़ाया, तुझे सीधा वार करना नहीं आता क्या? सॉल ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं, तुझे नहीं आता। ड्रैंक फैमिली को सी वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि तुम लोग सिर्फ दूर से हथियार फेंकने वाले कावर्ड्स हो। थोरिन को गुस्सा आ गया। उसने अपना एक्स छोड़कर अपने मुक्के से वार किया। सॉल ने उसे रोक लिया, लेकिन थोरिन ने जल्दी ही खुद को शांत किया। उसे समझ आ गया कि सॉल उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। अब असली लड़ाई शुरू हुई। थोरिन ने अपने हथियार समेट लिए और अपना ऑरा अनलॉक कर दिया। उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर इतनी भारी थी कि सॉल को लगा जैसे किसी पहाड़ का बोझ उस पर डाल दिया गया हो। सॉल को इतनी भारी डिफेंस की उम्मीद नहीं थी। हाइड्रा की कोरोशन एबिलिटी भी थोरिन पर काम नहीं कर रही थी। थोरिन ने फिर से आगे बढ़कर सॉल पर वार किया, लेकिन सॉल ने ब्लड मैजिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करके उसे जाम कर दिया। खत्म कर दूं तुझे, सॉल ने कहा और थोरिन के खून से ही उसे जलाने लगा। लेकिन तभी थोरिन ने अपने ए रैंक्ड ड्रैगन थॉर्स को बुला लिया। थॉर्स ने ठंडी बर्फीली हवाओं से आग को बुझा दिया और थोरिन के शरीर को फिर से ठीक कर दिया। अब वो ड्रैगन की पीठ पर चढ़कर सॉल पर वार करने के लिए तैयार था। क्रिस, जो ये सब देख रहा था, उसने प्रिंस सैंड्रो की तरफ देखा और कहा, ये तो अनफेयर है। एलिमिनेशन राउंड में ड्रैगन समन करना अलाउड नहीं होना चाहिए। सैंड्रो ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थोरिन एक ड्रैगन राइडर है, उसके लिए ये रूल्स एक्सेप्शन में आते हैं। क्रिस ने सॉल की तरफ देखा और कहा, अगर थोरिन अपने ड्रैगन को बुला सकता है तो सॉल को भी अपने ड्रैगन को बुलाने की इजाजत होनी चाहिए। थॉर ड्रैगन ने आइस मैजिक से हमला किया और उसके साथ ही थोरिन ने एक इलेक्ट्रिक बोल्ट खींचकर सॉल की ओर फेंका। प्रिंस सैंड्रू इस पूरी लड़ाई को देख रहा था और थोरिन की स्किल्स से काफी इंप्रेस हो चुका था। ड्रैंकन फैमिली के ग्रैंडपा ने सैंड्रू की बात सुनते ही खुशी से अपनी मूंछों को ताव दिया। थोरिन ने अपनी यूनिक एबिलिटी एक्टिवेट की और हेवन से एक तगड़ा लाइटनिंग बोल्ट सॉल की तरफ फेंक दिया। उसकी आंखों में एक जीत की चमक थी। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि तू मेरे थंडर से मरे। लेकिन वो भूल गया कि सॉल कोई मामूली इंसान नहीं था। मे सी, सॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। सबकी आंखें चौड़ी रह गईं, क्योंकि सॉल ने भी एक मैजिक ड्रैगन सुमोन कर लिया था। मैजिक ड्रैगन, वो ड्रैगन जिसे सब एक्सटिंक्ट मान चुके थे। थोरिन और उसके दादा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वही ड्रैगन था जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनाई जाती थीं। इम्पॉसिबल, ग्रैंडपा दहाड़े। लेकिन सॉल यहीं नहीं रुका। उसने अपने ड्रैगन को थोरिन के इलेक्ट्रिक डिजास्टर से गुजरने दिया। देखते ही देखते मैजिक ड्रैगन ने एक और रूप धारण कर लिया। अब सॉल का ड्रैगन तीनों एट्रीब्यूट्स का मास्टर था, विंड, लाइटनिंग और फायर। अब असली लड़ाई शुरू होती है। सॉल ने अपने थंडरफ्लेम ड्रैगन को चार्ज किया। थोरिन तेजी से पीछे हटा, लेकिन सॉल की नजरें बिजली से भी तेज थीं। वो फ्लैश स्पीड से उसके नीचे आ गया और थोरिन के उठने से पहले ही उसने और उसके ड्रैगन ने एक साथ बिजली का झटका दे मारा। जाप! थोड़ी देर के लिए एरना में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर सॉल 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 पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये पहली बार था जब सॉल को ऐसी गौरवशाली जीत का एहसास हुआ था। लेकिन तभी, रुको! ड्रैंकन फैमिली के ग्रैंडपा क्रोध में एरना में कूद पड़े। वो मैजिक ड्रैगन हमारा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। सॉल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैजिक की दुनिया में ड्रैगन का मालिक वो ही होता है जो उसे काबू कर सके। ड्रैगन कैवलरी ग्रुप्स जो आसमान में उड़ सकते थे, वे हमेशा से सबसे ताकतवर कॉम्बैट फोर्स माने जाते थे। मगर कई साल पहले एक विनाशकारी युद्ध में सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया गया था। अब जो कुछ बचे थे उन्हें वाटर क्रिस्टल सिटी में सील कर दिया गया था। तुम्हें यह ड्रैगन कहां से मिला? ग्रैंडपा ने शक से पूछा। सॉल ने एक हल्की हंसी ली। ये आखिरी जिंदा ड्रैगन है, बाकी के एग्स नष्ट कर दिए गए। ग्रैंडपा को अब समझ में आया कि ये काम सेकंड प्रिंस सैंड्रो का था। उसने ऐसा क्यों किया? सॉल ने कंधे उचका दिए। कभी कभी सबमिशन का मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता। ग्रैंडपा के चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे, लेकिन सॉल ज्यादा कुछ समझाने के मूड में नहीं था। मैं विजेता हूँ, अब मुझे अगला मैच जीतने जाना है। सॉल ने विलियम को समझाया कि उसकी अगली ओपोनेंट हॉटी है, फॉरेस्ट फैमिली की एक शिकारी जो ट्रैप्स और स्टेल्थ अटैक्स में माहिर थी। तुझे रफ्तार पर भरोसा रखना होगा। अगर तू फंस गया
तो गेम ओवर, सॉल ने कहा। विलियम और हॉटी दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। हॉटी ने वाइन अटैक्स का इस्तेमाल किया और विलियम की स्पीड को स्लो कर दिया, लेकिन विलियम ने अपनी सुपर साइयान एनर्जी से खुद को आजाद कर लिया। अब तू बच नहीं सकती। विलियम ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन वो गायब हो गई। कहाँ गई? विलियम ने चौंक कर सोचा और अगले ही पल स्नैप, हॉटी उसके ठीक सामने थी, तलवार उसकी गर्दन पर। विलियम अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। क्या चल रहा है? विलियम ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शरीर पर कंट्रोल खो चुका था। सॉल को सब समझ आ गया। वाइन्स में हेलुसिनोजेनिक स्पोर्स थे। विलियम ने जब उन्हें तोड़ा तो उन जहरीले पौधों के बीज तेजी से उगने लगे और उनकी गैस उसकी बॉडी में फैल गई। अब वो पूरी तरह से इल्यूजन में था। निकल यहां से। हॉटी ने उसे जोरदार किक मारी और विलियम हवा में उड़ गया। ओ नो! सॉल ने बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लिसा ने अपनी हेयर मैजिक से उसे पकड़ लिया। तुम दोनों इतने क्लोज कब हुए? सॉल ने चिढ़ाया। लिसा ने विलियम को जमीन पर धीरे से रखा। एंड्रिया ने उसकी हीलिंग शुरू की, लेकिन हॉलुसिनेशन एनर्जी इतनी गहरी थी कि वो उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। अब क्या करें? एंड्रिया ने परेशान होकर पूछा। सॉल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। एक आइडिया है लिसा, इसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दो। क्या? लिसा चौंकी। जल्दी करो, सॉल ने कहा। लिसा ने सॉल की बात मानी और विलियम को हल्का सा झटका दिया। जेपी! आह! विलियम झटके से उठा और उसकी आंखों का भ्रम टूट गया। बच गया। एंड्रिया ने राहत की सांस ली। सॉल ने विलियम को चिढ़ाते हुए कहा, यह सब लिसा की वजह से हुआ, उसे थैंक यू बोल। लिसा ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। एंड्रिया वहीं खड़ी थी, तब उसकी मैजिक लिसा की डार्क मैजिक के साथ मर्ज हो गई थी और उसी पल एंड्रिया ने गलती से लिसा के अतीत की एक झलक देख ली थी। लिसा पहले एलन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी और अब उसने विलियम को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। एंड्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हीरा कूपर जरूर उसे सजा देगी, उसने खुद से कहा। सॉल ने आर्म्स क्रॉस करके कहा, लिसा की अभी एलिमिनेशन राउंड बाकी है। हीरा उसे इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकती। पर वो गलत था। उसी वक्त लिसा को जंजीरों से बांधा जा चुका था। उसकी बाहें जकड़ी हुई थीं और हवा में एक कोड़ा लहराया। छटाक! एक तेज आवाज आई। लिसा ने अपने दांत भींच लिए। उसकी पीठ जल उठी। यू फूल! हेरा कूपर की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। सेंटा फैमिली अपनी डार्क मैजिक के लिए कुख्यात थी। हर साल ये लोग गरीब बच्चों को उठाते और उन्हें काले मंदिरों में ले जाते। वहां दर्द और डर को ताकत में बदला जाता था। प्यार, इमोशंस, इनका कोई वजूद नहीं था। सिर्फ वो ही सर्वाइव करता था जो सबसे स्ट्रांग होता। लिसा उनमें से एक थी। तू एलन को अपनी जान और आत्मा से बचाने में फेल हो गई। हेरा की आवाज जमीन पर गूंज उठी। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। लिसा ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वो हार चुकी है। तभी स्वीश! हवा में एक तलवार तेजी से घूमी और बिजली की तरह आकर जमीन में धंस गई। हेरा और लिसा के बीच सॉल आ चुका था। बस बहुत हुआ, उसकी आवाज गरजी। एंड्रिया भी पीछे से भागती हुई आई। अकेडमी में तुम इतना आगे चली जाओगी? वो चौंक गई थी। हेरा ने ठंडी हंसी हंसी। तू खुद मेरे पास आ गया सॉल। उसने हाथ घुमाया और एक डार्क मैजिक कॉलर लिसा के गले में बंध गया। वो घुटने लगी। हेरा की आंखों में चमक थी। अब अगला नंबर तेरा है। मैं तुझे भी अपना डॉग बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, सॉल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा। जो शैडो ओथ तुमने कूपर परिवार से लिया था उसमें कुछ गलती थी, इसलिए अब एलन मेरा शैडो है और मैं उसका मास्टर हूँ। लिसा का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बेटे को इस हालत में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सॉल ने थोड़ा सार्कास्टिकली जवाब दिया। अरे अगर तुम अपने बेटे को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करोगी तो जो भी पेन वो फील करेगा वो तुम्हारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा, समझी? लिसा का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। सॉल फिर लिसा के पास गया और धीरे से उसका सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हीरोविच ने लिसा का बाल खींच लिया और सॉल से कहा, देखो ऐसा नहीं है कि सब तुम्हारे ये अनग्रेटफुल हैं, वो अभी भी काफी कीमती है और तुम उसे ये सब होने नहीं दे सकते। लिसा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मैंने एक वादा किया है और मुझे ये पूरा करना है। वो अचानक कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। कमरे के बाहर उसे अपने प्रिंस विलियम का चेहरा दिखा। विलियम ने उसे देखकर कहा, तुम ठीक हो ना? मुझे देखकर अच्छा लगा। वो किसी की संपत्ति नहीं है, वो एक प्रतियोगिता की भागीदार है, समझे? हरा कूपर ने एरोगेंट टोन में कहा। स्कूल के बाद उसकी कोई सुरक्षा नहीं होगी, फिर देखना। हेडमास्टर एल्बस ने शांति से कहा, मैं लिसा को अपना स्टूडेंट बनाऊंगा और सेरा परिवार के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मियर अगेंस्ट जाए। हेरा कूपर गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। सॉल ने हेडमास्टर का धन्यवाद किया और हेडमास्टर ने कहा, ये जो डिसीजन था वो विलियम ने ही मुझे मनाया था। विलियम ने लिसा को अपनी बाहों में उठाया जैसे वो कोई रोमियो हो। सॉल ने ओलिविया का धन्यवाद किया जो उन्हें उस सीक्रेट बेसमेंट के बारे में बता चुकी थी। ओलिविया ने मैच के बारे में बताया और कहा कि लिसा ने
पहले ही मैच से खुद को बाहर कर लिया था और प्रतियोगिता के होस्ट मोरेन ने भी एंड्रिया को उसकी राउंड का विजेता घोषित कर दिया था। वहीं दूसरे स्टेज मैच में ग्लोरिया का मुकाबला नामलेस नाइट से था। उसने ग्लोरिया को बिना किसी मुश्किल के हरा दिया, यहाँ तक कि ओलिविया भी यह नहीं समझ पाए कि उस लड़ाई में उस नाइट ने कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया। अब मोरेन सॉल का इंतजार कर रहा था। वो उसे बार बार बुला रहा था और काउंटडाउन करना शुरू कर दिया। अगर शाउल टाइम पे नहीं आता तो मैच वो हारा मान लिया जाएगा, लेकिन सॉल ने शो किया और अपनी ड्रैगन की बिजली से मोरेन का माइक तोड़ दिया। अब मैच सॉल और हॉटी लूना के बीच। लूना ने सबसे पहले हमला किया। वो अपनी टिपिकल चार्जिंग अटैक के साथ आई और जादू से वार करने लगी, लेकिन सॉल ने अपनी मैजिक ड्रैगन से सब कुछ पलट दिया। वो बिजली की एक जबरदस्त बार लूना की तरफ फेंकते हुए उसे घायल कर देता है। लूना की हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी वो सॉल से कहती है, तेरा अटैक काफी कूल था। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाई, लेकिन अंत में वो रिंग से बाहर गिर गई। सॉल ने मैच जीत लिया। उसे समझ आ गया था कि मैजिक ड्रैगन की असली ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। अगले मैच का ऐलान होते ही भीड़ जोश में आ गई। एंड्रिया का सामना नामहीन योद्धा से होने वाला था। प्रोफेसर कैसिड ने लेक्चर के दौरान एंड्रिया को समझाया था कि इस नामहीन योद्धा की डिफेंस बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। ग्लोरिया तक उसे स्क्रैच नहीं कर पाई थी। प्रोफेसर ने उसे सीरियसली सलाह दी कि अगर उसे किसी भी तरह का डेंजर महसूस हो तो बिना सोचे फॉरफिट कर देना। अगर कोई बदला लेना होगा तो वो खुद देख लेंगे। लेकिन एंड्रिया तो अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंट थी। उसने सोचा, भला ये नामहीन योद्धा कौन है? मुझे तो याद भी नहीं कि पहले कभी इसे देखा हो। मैच शुरू होते ही एंड्रिया ने बिना टाइम वेस्ट किए 3 अटैक्स दाग दिए, और हाँ, उसके अटैक्स के नाम इतने क्रिंज थे कि सामने वाले का पहले एम्बैरेसमेंट से मर जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके सारे अटैक्स डिसअपियर हो गए। इफेक्ट 0! नामहीन योद्धा ने हल्का सा स्माइल दिया, जैसे कहना चाहता हो इतना ही था। फिर उसने अपना मूव दिखाया। एक तगड़ा टाइफून तेज हवा का बवंडर उठा और एंड्रिया को सीधा एरिना से बाहर फेंक दिया। सॉल दूर से ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया कि ये बंदा सिर्फ विंड मैजिक यूज नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे के अटैक्स को एब्जॉर्ब करके काउंटर अटैक भी कर सकता है। इंटरेस्टिंग। नामहीन योद्धा की जीत हुई और अब अगला मुकाबला सॉल और इस मिस्ट्री नाइट के बीच होना था। जो जीतेगा वो स्कूल का हेड बनेगा। मैच शुरू होते ही सॉल ने बिना किसी ड्रामा के सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाई और नामहीन योद्धा पर वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। योद्धा की डिफेंस इतनी तगड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सॉल को पहली बार थोड़ी टेंशन हुई। ये कोई स्किल नहीं, ये किसी वेपन की पावर है। सॉल ने सोचा, संघर्ष मत करो, न्याय का स्केल तुम्हारी सजा तय करेगा। नामहीन योद्धा ने कूल अंदाज में कहा और हवा में एक व्हिरलपूल बना दिया। तेज हवा चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन सॉल ने सिर्फ फिंगर्स स्नैप किया और उसकी ब्लड मैजिक से पूरा व्हिरलपूल शांत हो गया। ब्लाइंड डिफेंस का कोई फायदा नहीं, बिना स्ट्रैटेजी के ये सब बस टाइम पास है, सॉल ने कहा और ब्लड लावा नाम की स्किल एक्टिवेट कर दी। उसके खून से लावा निकलने लगा और सीधा नामहीन योद्धा की ओर बढ़ा। अगर बाकी लोग तुम्हारी डिफेंस नहीं तोड़ पाए तो 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो उनके अटैक्स वीक थे या अनफोकस्ड। नामहीन योद्धा का शील्ड पहली बार क्रैक हुआ। उसने सॉल को पहली बार वर्ती अपार्टमेंट माना और कहा, चलो अब सही से फाइट करते हैं। सॉल हंसा, मैंने पहले ही नोबल्स को वार्न किया था कि ब्लड मैजिक स्वॉर्ड्समैन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अचानक कुछ शॉकिंग हुआ। नामहीन योद्धा के शील्ड के अंदर ही ब्लड बाथ एक्टिवेट हो गया। सॉल पहले ही खून के जरिए वहां अपनी मैजिक डाल चुका था। जैसे ही योद्धा ने अपनी डिफेंस तोड़ने की कोशिश की, सॉल ने सीधा शील्ड तोड़ दिया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गेम ओवर। सॉल ने अपनी विक्ट्री क्लेम कर ली, लेकिन नामहीन योद्धा ने उसकी तलवार को एक हाथ से पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। फिर उसने अपना एस रैंक वेपन एंजल विंग्स एक्टिवेट कर दिया। अब उसके पास एक ऐसा वेपन था जो अटैक, डिफेंस और फॉर्म चेंज कर सकता था। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, ये एम्पायर ऑक्शन हाउस की सबसे कीमती चीज थी, जिसकी कीमत एक पूरे सिटी के बराबर थी। उसने विंग्स से एक ह्यूरिकेन बनाया और अपने चारों तरफ डिफेंस सेट कर लिया। लेकिन सॉल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ब्लड मैजिक को विंग्स का रूप दिया और सीधा हेड ऑन अटैक किया। दोनों के बीच जबरदस्त पावर क्लैश हुआ। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जैसे 2 कॉन्क्वेरर हैकी यूजर्स टकरा रहे हों। क्रिस, जो अब तक चुप था,
उसने अचानक पहचान लिया, ये केएन तो मेरा स्टूडेंट था, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी ओर प्रिंस सैंड्रू ने मुरान से कुछ विस्पर किया। मुरान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं पहले से जानता था कि ये नामहीन योद्धा कौन है, सैंड्रू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो आज यहाँ आएगा। मुरान, डिप्लॉय कल्टीवेटेड पीपल। आज वो नामहीन योद्धा जिंदा नहीं बचेगा। नामहीन योद्धा ने सॉल की स्वॉर्डशिपमैनशिप की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ताकत लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें ड्राई अप कर दूंगा। उसने अपनी बैग से कई स्वॉर्ड्स निकाल ली। अब मैं तुम्हारे ब्लड एनर्जी को खत्म कर दूंगा। लेकिन सॉल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी लिमिट्स सरपास कर दी और एक ब्लड फैंटम बनाया। योद्धा के अटैक्स फैंटम के आर पार जा रहे थे, लेकिन सॉल को छू भी नहीं पाए। टाइम टू एंड हिज। सॉल ने ब्लड केस बना दी, जिससे योद्धा पूरी तरह जकड़ गया। उसने विंग्स से बचने की कोशिश की, लेकिन सॉल ने उसे सीधा वार्न किया, ब्लड एनर्जी जिंदा होती है, जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगे उतना ही ये मजबूत होगी। लेकिन अचानक नामहीन योद्धा ने हैंड ऑफ द अनडेड निकाल लिया। ये फर्स्ट सांता फैमिली हेड का वेपन था, जो सामने वाले की विटलिटी ड्रेन करके उसे डेड बॉडी में बदल सकता था। सॉल की ब्लड केज काली पड़ गई और बिखर गई, लेकिन सॉल एकदम अनस्केथ खड़ा था। अगर ये लड़ाई सिर्फ स्किल्स पर होती, नामहीन योद्धा ने कहा, तो तुम जीत चुके होते। सॉल को पहली बार कुछ ऑफ महसूस हुआ। शुरुआत में इसने मुझे गुडविल दिखाई थी, लेकिन अब इसकी ऑरा कुछ और ही कह रही है। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, अचानक एक निंजा जैसी शख्सियत एरिना में प्रकट हुई और उसने नामहीन योद्धा की ओर एक तेज धारदार फॉरेन विप फेंकी। सॉल ने बिना एक पल गंवाए अपनी ब्लड मैजिक से एक कोड़ा बनाया और योद्धा को अपनी ओर खींच लिया, उसे हमले से बचा लिया। लेकिन सॉल को एक ही सवाल परेशान कर रहा था, भला इंपीरियल एकेडमी में किस बेवकूफ ने ये घटिया ट्रिक खेली। लेकिन तभी निंजा का मास्क टूट गया और सबकी आंखें फटी रह गईं। वो और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस लियोनार्ड रिचर्ड्स था। सॉल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि क्राउन प्रिंस को सैनिकों का बहुत प्यार मिला था। वो रेबल्स को दबाने के लिए खुद लड़ता था, लेकिन इसी संघर्ष में उसकी अर्ली डेथ हो गई थी। अब सॉल को समझ आ गया कि उसकी मौत एक प्लान्ड असैसिनेशन थी। शायद नोबल असैसिन्स ने उसे मारा था। अचानक कई और असैसिन्स एरिना में कूद पड़े और उनका टारगेट लेनर्ड था। लेकिन लियोनार्ड भी कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसने बिना कोई देरी किए डेड हैंड निकाली और एक खतरनाक लाइफ ड्रेनिंग स्पेल कास्ट किया। पल भर में ही असैसिन्स की लाइफ फोर्स खींच ली गई और वो धूल में बदल गए। इसके बाद उसने अपना अगला ट्रम्प कार्ड हिला, वी फॉर्म एंजल विंग्स। ये स्किल उसे एम्पायर स्पॉन ट्रेजरी से कोई भी हथियार एक्सचेंज करने की पावर देती। देखते ही देखते उसके हाथों में कई अलग अलग घातक हथियार आ गए। फिर उसने एक तीर निकाला और बोला, जो राजवंश के खिलाफ हाथ उठाएगा उसे मौत मिलेगी। सॉल ने भी अपनी मैजिक ड्रैगन समन की और असैसिन्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर जला डाला। लेकिन उसका असली गोल कुछ और था। अगर वो इन असैसिन्स को खत्म कर दे और क्राउन प्रिंस पर अच्छा इंप्रेशन बना ले, तो उसे दूसरे प्रिंस सैंड्रू की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी रीइंकार्नेशन के बाद से मैंने एक ढंग का किलिंग स्प्री नहीं किया है। अब सबको दिखाने का टाइम आ गया कि गॉड स्लेयर की असली ताकत क्या होती है। लीनर्ड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने हॉर इटर्नल स्टार्स नाम का स्टाफ निकाला, जिसकी चमकती हुई ऑनरा इतनी ताकतवर थी कि इससे स्टार्स तक नष्ट किए जा सकते थे। सॉल की मैजिक ड्रैगन लगातार इलेक्ट्रिक बोल्ट्स छोड़ रही थी और असैसिन्स जलकर गिर रहे थे। लेकिन तभी लीनर्ड ने अपना ब्लड मून स्काइथ निकाला और इतनी बेरहमी से वॉर किया कि असैसिन्स के शरीर गोजो जैसी हालत में रह गए। सिर्फ टॉर्सो बचा। वो पूरी तरह असैसिन्स को खत्म करने में बिजी था। तभी एक खतरनाक तीर उसकी पीठ की ओर बढ़ रहा था। सॉल ने तुरंत एक स्टेप अहेड लिया और अपनी ब्लड लावा से तीर को फेड ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर के असैसिन्स को नष्ट किया, दूसरे प्रिंस सैंड्रू ने एक और खतरनाक जादू एल्केमी आर्ट्स सैक्रिफिशियल राइट कास्ट कर दिया। ये एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक थी जिसमें यूजर को अपना फ्लैश और ब्लड कुर्बान करना पड़ता था, लेकिन बदले में वो ऐसी चीज बना सकता था जो दुनिया और स्वर्ग तक को हिला दे। अचानक एरिना की जमीन शेकिंग करने लगी। कुछ मिस्टीरियस फ्लूइड हवा में फैला और सीधा लियोनार्ड के चेहरे पर जा गिरा। सॉल तुरंत समझ गया कि यह एक पोटियन है जो लियोनार्ड की एंजल विंग्स को सस्प्रेस कर देगा और उसके सारे हथियार डिसॉल्व कर देगा। लेकिन सॉल की मैजिक ड्रैगन ने खतरा भांप लिया और सीधा इलेक्ट्रिक फायर उछाल दिया। धुएं के अंदर से एक विशाल सैंडवर्म निकला, मल्टीपल टीथ वाला एक दैत्याकार राक्षस। वो सीधा लियोनार्ड पर झपटा, लेकिन सॉल ने सुपर स्पीड में छलांग लगाई और उसे खींचकर दूर कर दिया। लेकिन अब एक बड़ी समस्या
थी। सैंडवर्म का बाहरी कवच मैजिक अटैक्स के लिए इम्यून था, यानी कि सॉल की मैजिक ड्रैगन की बिजली भी उस पर असर नहीं कर रही थी। सॉल ने तुरंत स्ट्रैटेजी बनाई। उसने मैजिक ड्रैगन को निर्देश दिया, इसके ऊपर जोर से स्टॉम्प करो। जैसे ही मैजिक ड्रैगन ने अपने भारी पैर से सैंडवर्म को कुचला, वो दर्द में कराहने लगा, लेकिन अचानक उसने अपना विशालकाय मुंह खोला और कुछ अगली टॉक्सिक फ्लूइड उगलने वाला था। यही मौका था। सॉल की मैजिक ड्रैगन ने तुरंत थंडर फायर उसके मुंह में फेंक दिया। बूम! तेज धमाके के साथ सैंडवर्म सीधा प्रिंस सैंड्रू की ओर लुढ़क गया। सैंड्रू घबराकर अपनी सीट से उछल पड़ा और चिल्लाया, सॉल, तुमने एक शाही सदस्य पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इससे पहले कि वो कोई और ड्रामा करता, लीनर्ड उठ खड़ा हुआ और सीधा सॉल की साइड ले ली। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लीनर्ड ने शांत स्वर में कहा, लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी बड़ी स्केल की असैसिनेशन इंपीरियल एकेडमी की कंपटीशन में हुई कैसे? सैंड्रू ने तुरंत अपनी इनोसेंस दिखाने की कोशिश की और कहा, डोंट वरी, मैं खुद इस मामले की पूरी जांच करूंगा। लियोनार्ड ने अपने शाही चेयर पर बैठते हुए घोषणा की, जो कोई भी किसी रॉयल मेंबर की जान बचाएगा उसे एक नोबल स्टेटस दिया जा सकता है। फिर उसने सॉल को विस्काउंट की उपाधि दी और उसे आदेश दिया कि वो इस मामले की जांच में दूसरे प्रिंस की मदद करेगा। सॉल को सैंड्रू पर जबरदस्त शक था। उसे साफ दिख रहा था कि सैंडवर्म और सैंड्रू की एल्केमी आर्ट्स में कोई सीधा कनेक्शन है, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा, बस लियोनार्ड को शुक्रिया कहा और एक इम्पोर्टेंट डिमांड रख दी, एज अ विनर मुझे मेरा इनाम चाहिए। सैंड्रू ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, पर वो तुम्हारी कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए। असल में उसका प्लान तो कुछ और था, जो जीतेगा उसे अपना स्लेव बना लेगा, लेकिन लियोनार्ड ने उसका पूरा गेम स्पॉइल कर दिया। सॉल ने बिना वक्त गंवाए सीधे कहा, मुझे कूपर फैमिली की सिल्वर मिस्ट स्वैम्प चाहिए। यह सुनकर सैंड्रू का चेहरा सफेद पड़ गया। लियोनार्ड ने तुरंत सॉल का बैकअप लिया और कहा, मुझे लगता है कि वो इसके काबिल है। लेकिन सैंड्रू अब पूरी तरह भड़क चुका था। सिल्वर मिस्ट स्वैम्प अगर उसने ये ले लिया तो पूरी एम्पायर की रिसोर्सेज उसके हाथ लग जाएंगी। सैंड्रू को अपनी मेहनत बर्बाद होती दिख रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था।